तो हमारा आज जो मुख्य विषय है वह भारतीय इतिहास में और ख़ासकर विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जो प्राथमिक कला शैलियों का विकास हुआ और आगे चल के उन कला शैलियों का जो क्रमिक विकास हुआ, इन कला शैलियों की मुख्य विशेषता क्या है, इनकी स्थापत्यगत संरचना क्या है, इनके मुख्य जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं वो क्या हैं, और इन शैलियों की जो मूल विधा है, जो इनका बेस है, जो इनका फंडामेंटल फीचर्स है, उन सब की मुख्यतः चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक रूप से इनकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस संदर्भ में बन सकते हैं, मुख्यतः हम इनकी भी चर्चा करेंगे। तो आपको जैसा कि आपको पता है कि मानव के सांस्कृतिकरण के अंतर्गत जब मानवीय समाज की संरचना होती है और ख़ासकर मानवीय समाज की संरचना जिसे हम मुख्यतः प्रागैतिहासिक काल से देखते हैं, जिसकी शुरुआत हम मुख्यतः प्लीस्टोसीन एज या प्रातःनूतन काल से मानते हैं। तो प्रातःनूतन काल या प्लीस्टोसीन एज जिसका समय बेसिक रूप से या एक एंटिसिपेटेड हम देखते हैं लगभग 25 से 30 लाख ईसा पूर्व में माना जाता है। और जैसे ही विश्व में प्लीस्टोसीन की शुरुआत होती है, वहीं से विश्व में मानव संप्राणी या होमोनिड जिसे कहते हैं मानव संप्राणी का विकास होता है। तो मानव संप्राणी या होमोनिड्स ऐसे प्राणी होते हैं संसार में जो पूरी तरह से आधुनिक मानव जैसे नहीं होते हैं, ये मानव के समान होते हैं लेकिन पूरी तरह से मानव नहीं होते हैं। ऐसे ही मानवों से क्रमिक रूप से आगे चल के आधुनिक मानव जिसे होमो सेपियंस कहते हैं, उस मानव का विकास होता है। तो इस संरचना में मुख्यतः कौन से मानव आते हैं, इनमें आपके चाहे आपका जावा मानव या रामापिथेकस को ले लीजिए, चाहे आप होमो इरेक्टस को ले लीजिए, होमो इरगेस्टर को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ले लीजिए, निएंडरथल मानव को ले लीजिए। तो बहुत सारे मानव के समूह हैं। आगे चल के ग्रिमाल्डी हुए, चांसलेड हुए, हाँ, और अंतिम बार क्रोमैग्नन होता है। और क्रोमैग्नन जो होता है यही अंतिम मानव समूह है जिसके बाद आधुनिक मानव का विकास होता है। इसीलिए क्रोमैग्नन मानव को आधुनिक मानव जिसे कहते हैं होमो सेपियंस। तो आधुनिक मानव का सबसे समीपस्थ इमीडिएट फोरफादर कहा जाता है, सबसे निकटतम पूर्वज। तो आधुनिक मानव का सबसे जो निकटतम पूर्वज होता है वह कहलाता है आपका, वह मानव होता है मुख्यतः क्रोमैग्नन मानव। क्रोमैग्नन मानव का साक्ष्य हमें फ्रांस के डार्डोन घाटी से मिला है। क्रोमैग्नन मानव का साक्ष्य हमको फ्रांस के डार्डोन घाटी से मिला है, याद रखिएगा। जबकि होमोसेपियंस मानव जो हम लोग हैं वर्तमान में, यह मानव जो है, इस मानव का नामकरण मुख्यतः लिनियस महोदय ने किया है, ठीक है। तो और वर्तमान में माना जाता है कि जो वर्तमान में जो नवीनतम खोजों से फलस्वरूप जो इथोपिया में हमारी साक्ष्य मिला, जिसमें ल्यूसी मानव का साक्ष्य मिलता है, यह माना जाता है कि यह मानव वर्तमान में प्राचीनतम मानव कहा जा सकता है। यद्यपि अफ्रीका का एक गुफा है जिसे कहते हैं राइजिंग स्टार, अफ्रीका के राइजिंग स्टार केव से वर्तमान में जिस मानव समूह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है होमो नेलेदी, इस मानव को आधुनिकतम मानव माना जाता है, ठीक है। तो मानव के आधुनिकतम स्वरूप माना जाता है। यद्यपि आधुनिक मानव जब भी पूछेगा तो आपका आंसर होमो सेपियंस ही होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि अब मानव के विकास के इस प्रक्रिया के साथ ही साथ मानव के सांस्कृतिकरण, मानवीय समाज की संरचना, मानवीय समाज की स्थापना और धीरे धीरे मानवीय समाज की अनेकानेक विशेषताओं के बारे में पता चलता है। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत जैसे जैसे मानव का क्रमिक विकास हुआ, मानव की बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ, मानव धीरे धीरे प्रागैतिहासिक मानव से आधुनिक मानव तक पहुंचता है, वैसे ही वैसे मानव के सांस्कृतिक जीवन में भी अनेक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। और यह परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, इसी के अंतर्गत सर्वप्रथम हम मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों के अंतर्गत हम अनेक कला शैलियों, अनेक कलात्मक विधाओं का भी साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जिससे पता चलता है कि तत्कालीन मानव या प्रारंभिक जो मानव समूह था वह भी कहीं न कहीं किसी न किसी स्वरूप में कला, संस्कृति, शैलियों आदि से वह परिचित था और उसको भी ज्ञान विज्ञान के तकनीक के रूप में कला शैलियों को,
कलात्मक अभिरुचियों को बनाने में, समझने में, जानने में उसकी कहीं न कहीं रुचि थी। इसी परिप्रेक्ष्य में हम विश्व में सबसे पहले तत्कालीन मानव के कलात्मक अभिरुचि और उसके जो आपका एक आर्किटेक्चरल जो इंटरेस्ट होता है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। और विश्व में जो प्राचीनतम हमको चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं मानव के कलात्मक जानकारी के रूप में, वह हमको मुख्यतः प्रारंभिक अवधारणा में जो मानव जहाँ पे चट्टानों के पास, मानव जहाँ पे गुफाओं के पास रहता था, तो कभी चट्टानों पे बनाए गए चित्र मिलते हैं, कभी गुफाओं के अंदर बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन्हीं चित्रों को हम प्रारंभिक चित्रकला के रूप में मानते हैं और इन्हीं चित्रों को मानव के प्रारंभिक कलात्मक जानकारी के रूप में या मानव के प्रारंभिक कलात्मक उदाहरण के रूप में भी लेते हैं। और यह माना जाता है कि जो मानव ने तत्कालीन जो चित्र बनाए, जिनमें से ज़्यादातर जो चित्र थे वह आखेट प्रधान थे, वह आपके हंटर गैदरिंग सोसाइटी के थे, हंटर गैदरिंग और नोमैडिक लाइफ से जुड़े हुए थे। तो जो आखेट प्रधान प्रारंभिक चित्र बनाए गए, जिनके माध्यम से कहा जाता है कि ये लोग मुख्यतः इसके माध्यम से कहीं न कहीं आपस में कम्युनिकेट भी करते थे। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि जो प्रारंभिक चित्रकला के उदाहरण है यह कहीं न कहीं तत्कालीन मानव के अंतर्गत आपस में किए जाने वाले एक प्रकार के संप्रेषण या कम्युनिकेशन के माध्यम भी थे। जहाँ तक चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य की बात है तो विश्व इतिहास में जो चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वह हमको स्पेन के अल्तमीरा और इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप समूह से मिलते हैं। स्पेन का जो अल्तमीरा है, यहाँ से हमको रॉक पेंटिंग्स जो चट्टानों पर चित्रकारी करने के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं विश्व में, जबकि इंडोनेशिया में जो सुलावेसी द्वीप समूह है यहाँ से हमको गुफाओं के अंदर चित्र बनाने के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। तो गुफा चित्रकारी का जब साक्ष्य पूछेगा तो इंडोनेशिया का सुलावेसी द्वीप समूह होगा, और अगर आपका रॉक पेंटिंग चट्टानों पर बनाए गए चित्र पूछेगा तो आपका आंसर होगा अल्तमीरा जो स्पेन में स्थित है। अल्तमीरा की जो गुफा है उसको मारिया सातुलोवा ने खोजा था। अल्तमीरा की गुफा को मारिया सातुलोवा ने खोजा था। तो यहाँ से हमको मुख्यतः चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। इनमें बहुत सारे पक्षियों के चित्र मिलते हैं, जैसे बिजोन है, जैसे मारोस है, जैसे गैंडा है, जैसे भैंसा है, हाँ, तो अन्य रेंडियर है, अन्य महत्वपूर्ण जानवरों के चित्र हमको प्रारंभिक रूप से और आखेट प्रधान चित्र प्राप्त होते हैं। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो भारत में जो प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य हमको प्राप्त हो रहे हैं, ये चित्रकला मुख्यतः हमको भीमबेटका से प्राप्त हो रहे हैं। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से अनेक पहाड़ी चित्र, अनेक रॉक पेंटिंग्स और गुफा चित्रकारी के हमको साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ के जो मुख्यतः चित्र हैं वे चित्र हमको आरेख के रूप में, आरेख चित्र का मतलब होता है जिसमें आप पहाड़ियों पे या पत्थरों पे साधारण आरेख के माध्यम से कुछ दर्शाने का प्रयास करते हैं, उसे कहते हैं हम आरेख चित्र। तो आरेख चित्र जो होता है, वर्तमान समय में जो कार्टून बनाए जाते हैं, कार्टूनों में आरेख चित्र का ज़्यादा प्रयोग होता है। कार्टूनों में आरेख चित्र का हमको ज़्यादा प्रयोग यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण समझिएगा कि इसी के साथ साथ जो अन्य उस काल में चट्टानों में, गुफाओं में जो चित्र बनाए गए, तो उन गुफाओं में चित्र बनाने की जो शैलियाँ थी, उनमें कभी गुफाओं की दीवारों पे, कभी गीले प्लास्टर पे, कभी सूखे प्लास्टर पे चित्र बनाए गए। और इन चित्रों में व्यक्ति ज़्यादातर चित्र को बनाने में, दर्शाने में प्रेशर टेक्निक का प्रयोग करता था, जिसे हम कहते हैं फिंगर फ्लूटिंग सिस्टम, ठीक है, या इसे कहते हैं चिकोटी विधि। तो यह आपका है फिंगर फ्लूटिंग सिस्टम, या इसे कहते हैं प्रेशर टेक्निक। तो इस टेक्निक में मुख्यतः क्या होता है, इस टेक्निक के अंतर्गत चित्रों को बनाने के लिए जो नाक कान आदि बनाए जाते हैं, वो बेसिकली जो नाक कान चित्र आदि बनाए जाते हैं वह बेसिकली हाथों से बनाए जाते हैं, और हाथों से प्रेशर देकर, हाथों से नाक को बड़ा करना है, छोटा करना है तो खींच के, छोटा करके, बड़ा करके, दबा के बना देते थे। तो इसको हम कहते हैं चिकोटी विधि या कहते हैं फिंगर फ्लूटिंग सिस्टम। तो ज़्यादातर इन विधाओं का खूब प्रयोग किया गया। तो हमको यहाँ से भी मुख्यतः साक्ष्य मिल रहे हैं। इसी तरह हमको बहुत सारे चित्रकारी के साक्ष्य जो
आपका मिर्ज़ापुर कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से भी हमको इसके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ एक बहुत फेमस जगह है जो है लोहरी, ठीक है, हाँ, लोहरी से हमको साक्ष्य मिला है। यहाँ से हमको मशाल जलाता हुआ व्यक्ति शिकार करते हुए दर्शाया गया है, इसके चित्र मिलते हैं। आदमगढ़ से हमको यहाँ पे रथ पे सवार व्यक्ति जो है, हाँ, वह कुछ ही किसी वस्तु को फेंकते हुए दर्शाया गया है। तो माने हमारे पास बहुत सारे चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से मिल रहे हैं। तो बेसिकली जब हम चित्रकला का पोर्शन शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। हमारा मुख्यतः यहाँ उद्देश्य है कि जो महत्वपूर्ण चित्रकला शैलियों का प्रयोग हुआ उनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी मुख्यतः प्राप्त किया सके, ठीक है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे मुख्यतः एक सामान्य जानकारी रखने का। अब देखते हैं आगे हम लोग। प्रारंभिक समय में जब प्रागैतिहासिक मानव था, जब प्री हिस्टोरिक एरा था, तो प्री हिस्टोरिक एरा का मतलब हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, ठीक है। तो जिसमें आज मानव पहली बार इस पृथ्वी पर एक प्रारंभिक जीवन शैली के रूप में, एक समतावादी समाज की अवधारणा के रूप में व्यतीत करता है। यह वह अवस्था है जो कार्ल मार्क्स का आदिम साम्यवाद का अवस्था है, जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म का अवस्था है, और यह अवस्था है जो रूसों का आपका प्राकृतिक स्टेज कह सकते हैं, या कह सकते हैं नेचुरल स्टेज, प्राकृतिक अवस्था का कालखंड है। तो इस कालखंड में मुख्यतः जो तत्कालीन मानव था, यह ज़्यादातर मानव क्या करता था, आखेट प्रधान होता था। यह मानव बड़े बड़े पत्थरों की सहायता से बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था। तो इस पद्धति को हम कहते हैं बिग गेम हंटिंग, इसे हम कहते हैं बिग गेम हंटिंग। तो जो बिग गेम हंटिंग पद्धति है, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाना, ठीक है। दूसरी बात है, इस काल में जो औजार बनाए जाते थे, पत्थर के औजार, आदि औजार, इनमें मुख्यतः हम ब्रिक ऑन ब्रिक शैली भी कहते हैं इसे। तो जो ब्रिक ऑन ब्रिक स्टाइल है, इसका मतलब होता है कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे रख के, या एक ईंट को दूसरे ईंट पे रख कर उसके माध्यम से उस पर चोट पहुंचा के या उसके स्वरूप में बदलाव करके उसे अभिष्ट औजार के रूप में उसे बनाना, अभिष्ट औजार के रूप में उसको उत्पन्न करने की जो पद्धति है, उसे हम कहते हैं ब्रिक ऑन ब्रिक सिस्टम, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक पत्थर उठाया, दूसरे पत्थर पे हमने चोट किया, पत्थर टूटा, हमारे लिए अभिष्ट रूप से हमको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला, हमने उसको और तोड़ा, तो ये क्या हो गया, ये पूरा सिस्टम होता है ब्रिक ऑन ब्रिक सिस्टम, ठीक। तो हमने एक शुरू अभी स्टार्ट किया ब्रिक ऑन ब्रिक स्टाइल, आपको बताया। दूसरा समझिएगा, दूसरा एक महत्वपूर्ण पद्धति है जिसे हम कहते हैं लोआ लोई पद्धति। यह लोआ लोई जो है, जिसे कहते हैं बेसिकली इसका नाम है लोआ लिवेशियन। तो जो लोआ लिवेशियन एक जगह है जो फ्रांस में स्थित है। यहाँ से हमको मध्य पूरा पाषाण काल, जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है, ठीक है, जो आपका मिडिल पैलियोलिथिक एज है, मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। जो फ्रांस का लेवा लिवेशियन जगह है, यहाँ से जो औजार बनाए गए, ये औजार मुख्यतः जो है कलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या कोर सिस्टम के माध्यम से बनाए गए हैं। ये औजार मुख्यतः एक अभिष्ट, ठीक है, हाँ, अभिष्ट पद्धति से बनाए गए। इन औजारों की जो मुख्य पद्धति थी वह थी क्या, कि इनके अंतर्गत औजारों को मुख्यतः बनाने के लिए एक तरफ औजार जो नुकीले होते थे, दूसरे तरफ के जो औजार होते थे उसका जो पृष्ठ भाग होता है बेसिकली गोलाकार बनाया जाता था या राउंड शेप में होता था थोड़ा। तो ऐसी पद्धति को हम कहते थे लेवा लिवेशियन सिस्टम। तो यह औजार चूँकि लेवा लिवेशियन जगह से संदर्भित हैं, और यह मुख्यतः हमको मध्य पूरा पाषाण काल, तो याद रखिएगा, पूछेगा ये औजार किस काल के हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है लोआ लोई तकनीक किस काल से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका आएगा लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक। तो आपको बताना होगा किस काल का है। तो उसी काल का ये औजार बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस पद्धति से जो भारत में औजार प्राप्त हुए, इन औजारों को मध्यपुरा पाषाण काल के औजार हम मुख्यतः कहते हैं, ठीक है। तो इससे हमको महत्वपूर्ण जानकारी होती है। जो मध्यपुरा पाषाण काल के जो प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं विश्व इतिहास में, वह हमको मिलते हैं मुस्टीरियन से। फ्रांस एक जगह है मुस्टीरियन, इसीलिए इसको हम मुस्टीरियन संस्कृति भी कहते हैं, इसे हम मुस्टीरियन संस्कृति भी कहते हैं। जबकि निम्न पूर्व पाषाण काल जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, इसके साथ हमको मिलते हैं अबेबिल से, इसीलिए हम इसे अबेबिल संस्कृति कहते हैं। ये मिलाने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है।
और जो अपर पैलियोलिथिक एज है जिसे हम उच्च पूर्व पाषाण काल कहते हैं, इसके साथ हमको पहली बार मिले हैं मगदालिन से। वो जगह है मगदालिन, इसीलिए इसे हम मगदालिन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक हो गया अबेबिल कल्चर, दूसरा हो गया आपका मुस्टेरियन कल्चर और तीसरा आपका हो गया मगदालिन कल्चर। ठीक है, और जो मध्य पाषाण काल का प्रारंभिक साक्ष्य मिला वो हमको मिलता है मास द अजिल से। ये कहाँ है? मास द अजिल भी फ्रांस में स्थित है। ठीक है, मास द अजिल। तो मेरा मतलब ये है कि मतलब इन सब से हमको मुख्यतः जानकारी प्राप्त हो रही है और इसी के आधार पर जो भारत में औजार बनाए गए, ऐसे औजारों को हम लोहा लोही पद्धति के औजार कहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण, आइए एक अन्य पद्धति है, प्रागैतिहासिक काल में ही औजारों को बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण तकनीक का प्रयोग किया गया। एक हो गया फ्लेक सिस्टम और दूसरा हो गया आपका कोर सिस्टम। फ्लेक और कोर सिस्टम जो होते हैं, या कोर सिस्टम को ही बेसिकली हम क्लैक्टोनिक विधि के नाम से भी जानते हैं। आप समझिएगा कि जो फ्लेक सिस्टम है, फ्लेक का मतलब होता है ए फलक। आपको पता है कि प्रारंभिक काल में जो मानव समूह था वे अपने औजारों को बनाने के लिए क्या करते थे, पत्थर को, किसी अभिष्ट बड़े पत्थर को कई भागों में काट देते थे। तो पत्थर जब कई भागों में काट देते थे या टूट जाता था, तो उन जो टूटे हुए या कटे हुए भागों को आपस में जोड़कर जब कोई अभिष्ट औजार बनाया जाता था जो इनके काम के लिए हो जाए, काम के लिए आ जाए, तो ऐसी विधि को हम कहते हैं आपका फ्लेक सिस्टम। फ्लेक सिस्टम के जो हमको मुख्यतः साक्ष्य भारतीय इतिहास में मिल रहे हैं, वे साक्ष्य मुख्यतः आपके उत्तर भारत के क्षेत्रों में मिल रहे हैं और उत्तर भारत के क्षेत्रों में, ठीक है, जबकि कोर सिस्टम के जो साक्ष्य मिले हैं वह उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी व्यापक रूप से प्राप्त हो रहे हैं। और जो फ्लेक सिस्टम का मुख्य का क्षेत्र है वह आपका है पंजाब की सोहन नदी वेदिका, वह है आपकी पंजाब की सोहन नदी घाटी। इसीलिए फ्लेक्स पद्धति को, जो फ्लेक्स सिस्टम है या फ्लेक्स संस्कृति है, इसे हम कहते हैं सोहन संस्कृति। तो यह क्या है? सोहन घाटी के आसपास ऐसे औजार प्राप्त होते हैं जो मुख्यतः फ्लेक्स सिस्टम से बनाए गए हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं सोहन संस्कृति। और इस संस्कृति में जो मुख्यतः मानव समूह था उसे हम कहते हैं पैलियो एंथ्रोपिक मूल का मानव, इसे हम कहते हैं पैलियो एंथ्रोपिक मूल का मानव। ठीक है, जबकि दूसरा आ जाइए, दूसरा महत्वपूर्ण विधि है कोर सिस्टम। ठीक है, कोर सिस्टम में क्या होता था, कोर सिस्टम का जो औजार बनाने की पद्धति थी यह फ्लेक से थोड़ा सा उल्टा है। इसमें क्या करते थे, एक ही अभिष्ट पत्थर लेते थे और पत्थर को काट छांट के तराश देते थे, तराश के जो काटा भाग होता था उसको फेंक देते थे। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, जो बचा भाग होता था उसी को तराशते थे और उसको तब तक तराशते रहते थे जब तक उनके लिए अभिष्ट औजार न मिल जाए। तो ऐसी पद्धति को कहते हैं हम कोर सिस्टम या क्लैक्टोनिक सिस्टम। अब इसके लिए सिंपल उदाहरण है, प्रारंभिक काल में गाँव में जब लोग इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्रिकेटिंग बैट्स जो बल्ले होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता था या सामान्य मानव के लिए सुलभ नहीं था, तो ऐसी कंडीशन में गांव घर से जो लकड़ी लेके जाते थे, नीम का, पीपल का, जिसका भी लकड़ी पाए, आम का, तो लेके जाते थे। जो उसके लुहार होता था वो क्या करता था, पूरा बैट जो होता था एक ही लकड़ी से बना देता था। मतलब उसका मुठिया से लेकर उसके जो पार्ट हैं एक साथ बनते थे और जो बचे पार्ट होते फेंक देता था। वो कहते हैं आपका कोर सिस्टम। ठीक है, कोर सिस्टम। और आजकल जो बैट बनते हैं, आजकल तो बहुत सारे मंगूस की लकड़ी का प्रयोग हो रहा है, बहुत सारे नए नए सिस्टम आ गए हैं। आजकल तो एक बैट को बनाने में कई पार्ट बनता है उसका, मतलब एक बैट को बनाने के लिए मुठिया अलग बनता है और पूरे बैट को 3 4 5 पार्टों में अलग अलग करके फिर उसको मिलाया जाता है। तो अब तो टेक्निक बदल गया है, तो अब बैट जो हो गए वो समझिए फ्लेक्स सिस्टम पे हो गए। पहले जो थे गरीबों के जो बैट होते थे वो कहलाते थे आपके, वो कोर सिस्टम के बैट हैं। और यही आपकी विधि कहाँ मिलती है, यही विधि आपको जब स्थापत्य कला में चले जाइए तो स्थापत्य कला के अंतर्गत जो अशोक के काल में ज़्यादातर, जो अशोक के समय में कलाकृतियाँ बनाई गई, जो अशोक के समय में ज़्यादातर आपके बराबर गुहा पहाड़ियाँ बनाई गई, ये सब पहाड़ियाँ जो हैं धौली की चट्टान की जो पहाड़ियाँ, वो कलाकृतियाँ हैं जिसमें एक हाथी निकलता हुआ दिखाया गया है, ये सब मुख्यतः मोनोलिथिक आर्ट के साथ हैं। तो मोनोलिथिक आर्ट का मतलब होता है कि एक ही पहाड़ी को काटते छाटते हुए चले जाना और उसको तब तक कहीं 10-15 उसका स्तंभ बना देना, स्तंभों के साथ साथ एक बड़ा सा कमरा बना देना और उसी पहाड़ी को थोड़ा काट के जगह निकालते जाइए। मतलब एक ही पहाड़ी या चट्टान को काट के बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं एकास्मक संरचना
ठीक है, मोनोलिथिक आर्ट। और यही मोनोलिथिक आर्ट जो है वह समझिएगा कोड सिस्टम या क्लेक्टोनिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित अशोक की संरचनाओं में कौन सी संरचना मुख्यतः जो है वह मोनोलिथिक आर्ट का प्रमाण है। तो याद रखिएगा, धौली से एक हाथी का चित्र मिला है अशोक के काल का, जिस हाथी की सूंड बाहर है, हाथी के 2 पैर बाहर हैं और उसके बाद कुछ नहीं बना है और पीछे क्या है, पूरा पहाड़ ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि हाथी को इस तरह से चित्रांकित किया गया है कि हाथी जैसे चट्टान को काटते हुए बाहर निकल रही है, उसका सूंड बाहर निकला है, मुंह बाहर निकला है, 2 पैर बाहर निकला है और आधा पार्ट भी पहाड़ के अंदर है। तो ये क्या है, मोनोलिथिक आर्ट का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो बहुत सारी बराबर पहाड़ियों पे अशोक ने गुफाएं बनवाई, दशरथ ने गुफाएं बनवाई। ये गुफाएं जैसे विश्व झोपड़ी की गुफा, कर चौपाट की गुफा, हाँ, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि की गुफा, ये सब जो बनाई गई थी पहाड़ियाँ अशोक और उसके पौत्र के द्वारा, दशरथ के द्वारा, ये सब भी एकास्मा पत्थर के ही साक्ष्य हैं। अगला आ जाइएगा, अगला थोड़ा सा आते हैं हम लेपाक्षी कला और एचडी कला थोड़ा लेट आते हैं। पहले देखते हैं मधुचिष्ट विधि। यह क्या है, मधुचिष्ट विधि को कहते हैं लास्ट वैक्स सिस्टम। इसको क्या कहते हैं हम, LOST लास्ट वैक्स सिस्टम। जो लास्ट वैक्स सिस्टम है या पद्धति है, यह मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित पद्धति थी। इसके माध्यम से हड़प्पावासी अपनी कलाकृतियों का, अपने धातु के जो कलाकृतियाँ बनाते थे, मेटल्स के बनाते थे, उसके माध्यम से इसका प्रयोग करते थे। इसके अंतर्गत क्या करते थे, इसके अंतर्गत कोई भी कलाकृति बनाने से पहले वो लोग क्या करते थे, मोम से एक उसकी अनुकृति, एक उसकी नकल बना लेते थे और नकल बना के उसके ऊपर जो होता था, उसके ऊपर एक प्रकार से मिट्टी आदि का लेप कर देते थे। तो उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद उसमें आग लगा देते थे और आग लगाने पर जो मोम होता था वो पिघल जाता था और जो आपका मिट्टी होती थी वो पक जाती थी। जब पक जाती थी मिट्टी वही स्वरूप धारण कर लेती थी मोम वाली। तो ऐसे पद्धति। अब उसके बाद क्या करते थे, अब उसके बाद अन्य कोई उनको धातु का कोई अभिष्ट वस्तु बनाना है तो उसी में वो भर के उसको वह शेप दे देते थे। यही आपका कहलाता है लास्ट वैक्स सिस्टम। वर्तमान में जो ईंट बनाए जाते हैं, ईंट के भट्ठे हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो टेराकोटास आर्ट हैं, बहुत सारी जो कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं, उनमें मुख्यतः इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं मधुचिष्ट विधि या लास्ट वैक्स सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी की महत्वपूर्ण कांसे वाली मूर्ति है, यह मूर्ति भी इसी तकनीक से बनाई गई है। यह मूर्ति भी इसी लास्ट वैक्स तकनीक से बनाई गई है। क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला आता है यमपट चित्र और चरण चित्र। इसको हम छोड़ते हैं, अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। एक अन्य पद्धति है फ्रेस्को, टेम्पेरा एंड एनाकास्टिक। जो फ्रेस्को और टेम्पेरा सिस्टम है और एनाकास्टिक सिस्टम है, इन तीनों शैलियों का मुख्यतः प्रयोग हमको अजंता और एलोरा में दिखाई देता है। ठीक है, अजंता और एलोरा की जो कलाकृतियाँ हैं, इनमें मुख्यतः जो अजंता आपका कलाकृति है, इनमें जो बहुत सारे हमको मूर्तिकला और चित्रकला के जो यहाँ पे साक्ष्य मिल रहे हैं, जो अनेक भारतीय इतिहास से संदर्भित जो कथानकों से संबंधित यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे वह बौद्ध धर्म के चित्र हों। इन चित्रों में या इन मूर्तियों को बनाने में मुख्यतः इन्हीं विधियों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे पहाड़ी गुफाएं हैं, इनकी दीवारों पर इस तरह के चित्र हमको प्राप्त होते हैं, फ्रेस्को, टेम्पेरा और एनाकास्टिक के। याद रखिएगा, जो अजंता की चित्रकला है, ठीक है, इस चित्रकला की मुख्य खासियत यह है कि इसमें गुप्तों ने, वाकाटकों ने और सातवाहनों ने, तीनों ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। लेकिन अगर सर्वाधिक योगदान पूछेगा किसका है, तो इसमें सर्वाधिक योगदान है वाकाटक वंश का। तो अजंता की चित्रकला के निर्माण में या उसके विकास में सर्वाधिक योगदान अगर पूछेगा तो आपका आंसर होगा वाकाटक काल। तो वाकाटक काल से सर्वाधिक यहाँ पे चित्रकला के साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। फ्रेस्को जो है यह मुख्यतः गीले प्लास्टर, जो जब गुफाओं की दीवारें गीली होती थी और उन्हीं पे कोई चित्रकला बना देते थे, उसमें हमने चर्चा किया ज़्यादातर फिंगर फ्लूटिंग सिस्टम का प्रयोग करते थे। इसमें जिसे कहते हैं हम आपका
प्रेशर टेक्निक। तो इसमें जो चित्र बनाए गए वे चित्र मुख्यतः जो हैं ये गीले प्लास्टर बनाए गए, इसे कहते हैं फ्रेस्को। जबकि जो सूखे प्लास्टर को वर्क करने के बाद जो उस पर चित्रांकन किया गया, उस पर खोद खोद के चित्र बनाए गए, वे आपके कहलाते हैं टेम्पेरा। तो हो गया फ्रेस्को और टेम्पेरा। और तीसरा है जो आपका एनकास्टिक सिस्टम है। इसका मतलब होता है जब चित्रों को बनाने के लिए अंडे की जर्दी और खड़िया का जब प्रयोग करते थे, उसके माध्यम से पहले एक स्वरूप रेखांकन कर लेते थे, आरेख बना लेते थे, उसके बाद चित्र बनाते थे, उनको हम कहते हैं एनकास्टिक पद्धति। तो इसका मतलब है कि इन तीनों पद्धति का जो है प्रयोग यह हमको अजंता में दिखाई देता है। अगला आ जाइएगा। अगला है एक आपका भित्ति चित्र, जिसे कहते हैं मुरल। तो भित्ति चित्र जो है, अब मैंने चर्चा किया गुफाओं की, चट्टानों की, आज के जो दीवारों पे बना दिया जाए चित्र, ठीक है, इसे हम कहते हैं भित्ति चित्र। तो प्राचीन काल में भित्ति चित्र के बहुत सारे हमको उदाहरण प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह आपका जो फलक चित्र हैं, जो फलक चित्र होते हैं, फलक मतलब ब्लेड्स होते हैं। अब ये जो फलक चित्र होते हैं, ये कभी आपके लकड़ी भी बनाए जा सकते हैं, ये कभी हाथी के दांत पे बनाए सकते हैं, ये कभी पत्थर पे बनाए जा सकते हैं, हाँ, ये कभी कपड़े बनाए जा सकते हैं, चमड़े बनाए जा सकते हैं। मतलब तरह तरह के वस्तुओं पे चमड़ा, हाथी दांत आदि पे बनाए गए जो चित्र होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फलक चित्र। तो अलग अलग फलकों पे बनाए गए चित्र कहलाते हैं फलक चित्र। भूम चित्र सामान्य है। अगर भूमि पे कोई चित्र बनाया जाता है, कोई आरेख बनाया जाता है, तो भूम चित्र कहलाता है। जो टेराकोटा आर्ट जहाँ तक है, ठीक है, जो टेराकोटा आर्ट का कंसर्न है, टेराकोटा आर्ट का मतलब होता है जब मिट्टी का कोई भी उपकरण बना लिया जाए, या मिट्टी की कोई कलाकृति बना लिया जाए, या मिट्टी के कोई खिलौने बना लिए जाएँ, या मिट्टी के बर्तन, ठीक है, चाहे वो मटका हो, सुराही हो, ठीक है, आदि बना लिया जाए, मिट्टी की बैलगाड़ी हो, हाँ, मिट्टी के घोड़ा हो, मिट्टी की घोड़ा गाड़ी हो। ऐसे जो बहुत सारे चित्र हमको हड़प्पा काल मिलते हैं, हड़प्पा काल से पहले मिलते हैं, हड़प्पा काल के बाद मुख्यतः ताम्रपाषाण काल में ढेर सारे मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। तो इन मृदभांडों का पूरा इतिहास रहा है। तो ये जो मृदभांड कला से संबंधित हैं, जो मिट्टी के बनाए गए मृदभांड है, जब इनको पका दिया जाता है तो ये कहलाते हैं टेराकोटा। तो ये टेराकोटा आर्ट जो होते हैं, ठीक है, यह मुख्यतः टेराकोटा आर्ट को भारतीय लोग इसे कहते हैं पीपल्स आर्ट। जहाँ पे भारतीय लोग टेराकोटा आर्ट को पीपल्स आर्ट कहते हैं, मतलब सामान्य लोगों की कला, इसे कहते हैं टेराकोटा आर्ट को हम मुख्यतः पीपल्स आर्ट कहते हैं। सामान्य जनता, सामान्य जन या सामान्य समूह व्यक्तियों की जो कला होती है। जबकि यूरोपियों ने क्या कहा, यूरोपियों ने इस शैली को गरीबों की कला कहा। इन्होंने कहा यह पुअर मैंस आर्ट है, यह दैट इज़ द पुअर मैंस आर्ट। तो यह जो चित्रकारी हमारे यहाँ सामान्य जनता की है, उसको यूरोपियों ने जब इतिहास लेखन किया तो उन्होंने कहा कि टेराकोटा आर्ट जो हैं, दे आर जस्ट लाइक द पुअर्स आर्ट, मैन पुअर्स, ठीक है, यह है पुअर मैंस आर्ट, ये गरीबों की कला है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास टेराकोटा आर्ट के साथ मिलते हैं, बहुत सारे हमको खिलौने के रूप में ये सब प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार पत्र चित्र हैं, ठीक है। तो जो विभिन्न पत्रों पे, जैसे आपका ताड़पत्र हुआ, ठीक है, तो अब ताड़पत्र हुआ, भोजपत्र हुआ, इन पे हमको चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं, इन पे हमको लेखन कला के साक्ष्य मिलते हैं, इनमें हमको अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इनके साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके पत्र चित्र। जो भोजपत्रों पे लेखन कला है, भोजपत्रों पे लेखन कला का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमको श्रृंगवेरपुर से मिलता है। भोजपत्रों पे लेखन कला का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह हमको श्रृंगवेरपुर से मिलता है। श्रृंगवेरपुर आपका इलाहाबाद से निकलते समय प्रतापगढ़ के रूट पे आपको पड़ता है, और जो सोराव से थोड़ा आसपास ही है। श्रृंगवेरपुर में हमको भारतीय इतिहास में प्रथमतः वाटर प्यूरिफिकेशन का भी साक्ष्य मिलता है। वाटर प्यूरिफिकेशन मतलब यहाँ से हमको जल शुद्धि प्रणाली का साक्ष्य मिलता है। तो जो या जल परिशुद्धि प्रणाली या जल शोधन प्रणाली का साक्ष्य मिलता है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत क्या है कि यहाँ से हमको एक स्थान पे 5 तालाब के साक्ष्य मिलते हैं, जिनमें से एक तालाब से दूसरे तालाब में पानी जाता है। इसका मतलब है यहाँ से यह सहज अनुमान लगाया जाता है कि तत्कालीन जो मानव होता था
यह एक जो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, उसको ट्रांसकोलेट करने के लिए, ठीक है, पानी शुद्ध हो सके, पानी प्यूरिफाइड हो सके, उसके लिए एक तालाब से दूसरे तालाब तक पानी ले जाता था, फिर तीसरे चौथे ऐसे जाता था। तो शायद वाटर प्यूरिफिकेशन का ही यह स्रोत रहा होगा। तो इसके साक्ष्य मिलते हैं। तीसरी बात, यहाँ से हमको OCP का साक्ष्य मिलता है। OCP मतलब होता है आकर्ड कलर्ड पोट्री, ठीक है, OCP के साक्ष्य मिलते हैं और यह OCP की प्राप्ति का दक्षिणतम स्थल माना जाता है। तो कुल मिला के इनसे हमको यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। सिंगवेरपुर ही वह जगह है जहाँ पे केवट राम संवाद का भी उल्लेख मिलता है। तो इसका पौराणिक आख्यान भी है, पौराणिक उल्लेख भी इसका है। अब आगे अगला जाइए। तो ये अच्छा, इसी तरह आपका एक है ग्रंथ चित्र। अब ग्रंथ चित्र का मतलब है विभिन्न ग्रंथों को आधार बना के जो चित्र लिखे गए हों, विभिन्न ग्रंथों के गंभीर विषयों को स्पष्ट करने के लिए जो चित्र बनाए गए हैं, या विभिन्न ग्रंथों के कथानकों को लेकर जो चित्र बनाए गए हैं, ऐसे कहते हैं ग्रंथ चित्र। जैसे प्राचीन काल के जो पौराणिक कथानक हैं, जैसे रामायण महाभारत के बहुत सारे कथानकों का चित्रण किया गया है। इसी तरह जो हम कहें कि जो उदयन वासुदेवता की कहानी है, जो आपके पौराणिक कहानी के रूप में आपका शकुंतला की कहानी मिलती है, दुष्यंत की कहानी मिलती है, इनका जो चित्रांकन किया गया है, ये सब आपके ग्रंथ चित्र के अंतर्गत आते हैं। जब किसी ग्रंथ के महान पात्रों को, उसके प्रोटैगनिस्ट पर्सन्स को हम आधार बना के कोई चित्रांकन करते हैं तो उसे कहते हैं ग्रंथ चित्र। जैसे उदयन वासुदेवता की कथानक हमको कहाँ मिल रहे हैं चित्र? एक तो हमको भरहुत अभिलेख में मिल रहे हैं, दूसरा हमको कहाँ मिल रहे हैं? हमको दूसरा मिले हैं हाथी गुम्फा अभिलेख में, ठीक है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख जहाँ मिला है, मतलब उदयगिरी और जो खंडगिरी की पहाड़ी है, ठीक है, जिसे कुमारी पहाड़ी भी कहते हैं। तो उदयगिरी पहाड़ी को कुमारी पहाड़ी भी कहते हैं। यह उड़ीसा में स्थित पहाड़ी है जहाँ पे अनेक गुफाओं का निर्माण कराया गया। हाँ, इनमें जैसे नवमुनि गुम्फा, गणेश गुम्फा, हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा आदि। तो इन्हीं में से जो गणेश गुम्फा है, यहाँ पे हमको उदयन वासुदेवता का चित्रांकन मिलता है गुफा में, और यहीं पे हमको दुष्यंत और शकुंतला के कथानक की भी चित्रांकन प्राप्त होता है। तो इन चित्रों को मुख्यतः आधार बनाया गया। तो बहुत सारे चित्र हैं। जैसे एक उदाहरण सिंपल देखिए, एक यहाँ पे कला है टैंगनका कला। टैंगनका कला, ठीक है, जो टैंगनका कला है यह नेपाल में प्रचलित कला है। यह कला नेपाल में प्रचलित कला है, जहाँ पे मुख्यतः कपड़ों पे महात्मा बुद्ध से संदर्भित महत्वपूर्ण चित्रांकन किए गए। महात्मा बुद्ध से संबंधित वस्तुओं को, महात्मा बुद्ध से संबंधित उनके घटनाओं को महत्व प्रदान करने के लिए उनको चित्रांकन किया गया। इसको कहते हैं टैंगनका कला, जो बेसिकली नेपाल में प्रचलित है। अच्छा, इसी तरह देखिए रामायण और महाभारत के बहुत सारे चित्रांकन जो हैं हमको अंकोर वाट के मंदिर मिलते हैं। अंकोर वाट का मंदिर जो है आपका, ठीक है, तो जो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, जो हिंदू धर्म के सबसे महानतम मंदिर विश्व का माना जाता है, और जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। यहाँ पे हमको बहुत सारे पौराणिक कथानों से संबंधित चित्रांकन हमें प्राप्त वहाँ पे हो रहे हैं। और ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे चित्र देखते हैं। जैसे जावा का बोरोबुदुर है। अब बोरोबुदुर जो स्तूप है या मंदिर कह सकते हैं बौद्ध धर्म का, यहाँ पे हमको बुद्ध के चित्र, बोधिसत्वों से संदर्भित चित्र, ठीक है, हाँ, तो इनके हमको चित्र प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे भी इनके कथानकों को मतलब है आधार बना के चित्रांकन खूब किया गया। अभी हम आते हैं ऐसे ही अक्षरी कला में हम देखते हैं, लिपाक्षी कला में भी ऐसे चित्रांकन हमको प्राप्त होते हैं। आगे आते हैं, ठीक है। इसी तरह एक अन्य महत्वपूर्ण चित्र है आपका, जिसे कहते हैं हम अंग चित्र। अंग चित्र का मतलब होता है जब मानव के विभिन्न अंगों को दर्शाया जाए तो इसे कहते हैं अंग चित्र। छवि चित्र का मतलब होता है जब मानव के पूरे शरीर का चित्रांकन किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि छवि चित्रों की शुरुआत पहले नहीं थी। छवि चित्रों को बहुत कम बनाया जाता था, लेकिन बाद में चल के कहा जाता है कि मुग़ल काल में जहांगीर के समय से छवि चित्रों की शुरुआत होती है। ठीक है, छवि चित्रों को बनाने की शुरुआत होती है। यद्यपि मूर्ति कला के अंतर्गत बहुत सारी मूर्तियाँ प्रारंभ से ही बनाई जा रही हैं, लेकिन चित्रांकन में ऐसा हमको साक्ष्य पहले नहीं मिलता है। जो छवि चित्रकारी है यह मुख्यतः यूरोपीय कला के प्रभाव से मानी जाती है। छवि चित्रकारी जो है वह यूरोपीय कला से
प्रभाव से हमको मानी जाती है। ठीक है, तो ये हमें, और इसी तरह एक महत्वपूर्ण छेद चित्र। जो छेद चित्र होता है मतलब होता है जैसे कि कोई चित्र बनाते समय जिसमें सुई होता है, जिसे कहते हैं सलाका, सुई या सलाका हो या कोई नुकीली धातु हो, अगर इन धातुओं के माध्यम से इसको छेद करके चित्रांकन किया जाए। ठीक है, जैसे चाहे कपड़ों पे किया जाए, चाहे ताड़पत्रों पे किया जाए, या ताल पत्रों पे किया जाए, या अन्य किसी लकड़ी पे आदि पे छेद करके कोई चित्रांकन किया जाए, तो इस चित्रकारी को हम कहते हैं छेद चित्र। छेद के बनाया जाना, तो एक प्रकार से यह चित्रांकन कहलाता है। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह एक आपका चित्रकारी है जिसे हम कहते हैं आपका पटचित्र। इसके अंतर्गत क्या होता है, पटचित्र में मुख्यतः जो पर्दा होता है, पर्दे की छपाई उपाई होती है, पर्दे पे चित्रांकन होता है, इसे हम कहते हैं पटचित्र। तो कुल मिला के ये सब जो चित्रकला के महत्वपूर्ण विधा हैं, महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं, जिनका भारतीय इतिहास के अनेक कालों में हमको साक्ष्य प्राप्त होता है, और इनसे भारतीय इतिहास और भारतीय जनमानस के तकनीकी पक्ष, उनके कलात्मक पक्ष आदि के बारे में भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं हम लोग 2-3 और महत्वपूर्ण, समझिएगा। अब एक इसमें आ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण है यमपट चित्र या चरण चित्र। यमपट चित्र तो अब समझिएगा, अब यमपट चित्र क्या है। यमपट चित्र का मतलब होता है, यमपट चित्र का उल्लेख हमको मिल रहा है मुद्रा राक्षस में। विशाख दत्त ने एक ग्रंथ लिखा है, आपको पता होगा कि एक तो उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपका देवी चंद्रगुप्तम, और जो अपने मूल में प्राप्त नहीं हुआ है, जो ग्रंथ मुख्यतः हमको रामचंद्र और गुरचंद नामक 2 भाइयों ने एक ग्रंथ लिखा है, इसका नाम है नाट्य दर्पण, जो रामचंद्र और गुरचंद द्वारा लिखा गया है। इसी ग्रंथ में हमको इसके कुछ कथानक प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ग्रंथ को संस्कृत साहित्य का प्रथम जासूसी ग्रंथ कहा जाता है। मुद्रा राक्षस को संस्कृत साहित्य का प्रथम जासूसी ग्रंथ कहा जाता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्पाई टेक्स्ट, दिस इज़ द फर्स्ट स्पाई टेक्स्ट इन संस्कृत लिटरेचर। तो इस ग्रंथ में मुख्यतः हमको यामपट नामक चित्रकला के बारे में जानकारी मिलती है, और इसी यामपट चित्र को बुद्धघोष ने अपने ग्रंथ में इन्हीं चित्रों का नाम दिया है चरण चित्र। तो यामपट चित्रों को चरण चित्र भी कहा जाता है, यामपट चित्रों को चरण चित्र भी कहा जाता है। तो इसको कहा गया बुद्धघोष ने कहा है। अब यह ग्रंथ होता क्या, यह चित्र क्या होता है समझिएगा। कहा जाता है कि यमपट चित्र ऐसे चित्रों को कहा जाता है जिसके अंतर्गत पारलौकिक जीवन से संबंधित बनाए गए चित्र आते हैं। तो पारलौकिक जीवन से संबंधित चित्र, अलौकिक जीवन से मुक्ति के बाद जो आपका एक अदृश्य जीवन की संकल्पना की गई है, जिसे परलोक कहते हैं। हाँ, तो उस जीवन से संबंधित जो चित्रांकन किए गए हैं, ऐसे चित्रों को हम कहते हैं हमको कहते हैं यमपट चित्र। जैसे ऐसे चित्रों में क्या हो सकता है, ऐसे चित्रों में मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्वर्गलोक में दर्शा दिया जाए, किसी व्यक्ति को मृत्यु के बाद उसको दंड देते समय कुछ दर्शा दिया जाए। इसी तरह यमराज के साथ किसी व्यक्ति का चित्र दिखा दिया जाए, यमराज के साथ। हाँ, दूसरी बात, जैसे आप कहीं कहीं देखे होंगे खौलता हुआ तेल है, उसमें पता लगा आपको बैठा दे रहे हैं, बैठा के चित्र दिखा दिए कि आप बाद में यही होगा। उसके बाद कुछ चित्र बना दिए थे कि आपका मांस निकाल के दिखा रहे हैं। तो ऐसे चित्र क्या हैं, ऐसे चित्र जो हैं ये कहलाते हैं यमपट चित्र। मतलब ये दर्शाते हैं, बता दिए गए हैं कि आप अगर अच्छा सदकर्म नहीं करेंगे तो इसके बाद आपके लिए क्या क्या हो सकता है, और अगर सदकर्म करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। इसके चित्र के पीछे मुख्यतः यह अब उद्देश्य था कि मानव के सांसारिक जीवन को, मानव के अलौकिक जीवन को, ठीक है, समुन्नत बनाते हुए मानव के इस जीवन को नैतिक और सदाचार युक्त बनाया जाए, और जिसके माध्यम से उसमें कहीं न कहीं स्वर्ग का, पारलौकिक जीवन का भी भय और उसके प्रति श्रद्धा दर्शाया जाए, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है एक आदर्श नागरिक के रूप में समाज में जीवन का निर्वहन करे, और समाज के लिए कोई ऑब्स्टिकल, कोई हिंड्रेंस, कोई बाधा न बने, समाज के लिए वह एक प्रकार से असामाजिक तत्व के रूप में न कार्य करे। तो इसीलिए ऐसे चित्रों का विधान मुख्यतः किया गया। ठीक,
अब अगला आते हैं हम यक्षिणी कला और लिपाची कला। यक्षिणी कला जो है यह मुख्यतः विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण कला है। यक्षिणी कला के अंतर्गत मुख्यतः विजयनगर में नृत्य और संगीत, समझिएगा, विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर, संगीत और नृत्य और संगीत को मिलाकर जिस कला शैली का विकास हुआ इसे हम कहते हैं यक्षिणी कला। यक्षिणी कला के अंतर्गत मुख्यतः जो यक्षिणियाँ होती थे इनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, इनके चित्रांकन किए जाते हैं और इन यक्षिणियों में मुख्यतः आपके आते हैं, जैसे आपके इसमें हैं शक्र हैं, मार हैं, कुबेर हैं, हाँ, इसी तरह आपके जो अन्य महत्वपूर्ण यक्षिणियाँ हैं, ठीक है, तो यम, कुबेर, किन्नर, हाँ, हादीति, तो ये सब आते हैं। इनके लिए कहा जाता है कि जो यक्षिणियाँ होती हैं इनका जो हिंदू धर्म में ही विधान नहीं किया गया, बल्कि इनको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म आदि सभी धर्मों में लगभग इनको महत्व दिया गया और इनकी कहीं न कहीं पूजा पाठ आराधना आज भी होती है। और आप देखिए होंगे कि यक्षिणियों का जो विधान किया गया इसके पीछे मुख्य जो बैकग्राउंड रहा है, मुख्य जो इसकी पृष्ठभूमि रही है वह इस बात की रही है कि यह माना जाता है कि जो यक्षिणियाँ होते हैं यह एक प्रकार से सांसारिक जीव, मतलब मनुष्य या संसार के प्राणियों और जो पालौकिक सत्ता होती है, जो परम तत्व होते हैं, भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, उनके बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए इनका विधान किया गया। ये संसार मतलब वर्ल्डली अफेयर्स, जो सांसारिक पद्धति है या सांसारिक क्षेत्र है, इससे लेकर पालौकिक जो क्षेत्र है, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए और दोनों के बीच में एक प्रकार से संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ये मनुष्य के जो प्रार्थना होती हैं, मनुष्य के जो आराधना होती हैं, मनुष्य के जो डिमांड्स होते हैं, जो मांग होते हैं, उनको ईश्वर तक पहुंचाने का मुख्यतः ये कार्य करते हैं। तो इन्हीं लिए यक्षिणियों का विधान किया गया। यक्षिणियाँ वैसे ही हैं जैसे कि वैदिक धर्म में आपने देखा होगा कि वैदिक धर्म में जब यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में वैदिक देवताओं को 3 भागों में बांटा। उनका एक प्रकार से 3 प्रकार का जो 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ, जिसमें एक देवता हुए आपके पृथ्वी के देवता, दूसरे हुए आकाश के देवता और तीसरे हुए आपके द्विस्थानी देवता, ठीक है। तो मतलब एक प्रकार से पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता का विधान किया गया। इनमें एकमात्र ऐसा देवता है जो तीनों ग्रुप में शामिल है, वो है अग्नि। जो अग्नि देवता हैं वो इसलिए शामिल हैं क्योंकि अग्नि देवता जो हैं वह मनुष्य और ईश्वर दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं और मनुष्य के जो यज्ञ, संस्कार, कर्मकांड आदि के माध्यम से जो यज्ञों से आहुति निकलती है, उस आहुति के माध्यम से जो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं वह ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य अग्नि करते हैं। इसीलिए अग्नि को ज़्यादा महत्व दिया गया, इसीलिए अग्नि को जाति वेदस कहा गया, इसीलिए अग्नि को भुवन चक्षु कहा गया और इसीलिए ऋग्वेद के जो प्रथम मंत्र है उसकी शुरुआत भी ऋग्वेद अग्नि देवता से किया गया। और ऋग्वेद में कुल मिलाकर 200 सूक्तों में अग्नि देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि देवता से होती है, जबकि ऋग्वेद का अंतिम श्लोक जो है, सूक्त है, वह समज्ञान देवता को समर्पित है। समज्ञान देवता और पहला जो सूक्त है या पहला मंत्र है वह आपका अग्नि देवता को संबंधित है। तो इनकी संकल्पना हम इस रूप में आपको देख सकते हैं। मौर्य काल में विशेष रूप से यक्षिणियों की खूब मूर्तियाँ बनाई गई और व्यापक रूप से ये मूर्तियाँ बनी। इनमें से जो बिहार में स्थित दीदारगंज है, जो बिहार में स्थित है दीदारगंज, वहाँ से जो यक्षिणी की मूर्ति बनी प्राप्त होती है, वह भारतीय इतिहास का सर्वोत्तम, ठीक है, भारतीय इतिहास का सर्वोत्तम मूर्ति, ठीक है, सर्वोत्तम यक्षिणी मूर्ति मानी जाती है। कहाँ की? दीदारगंज की मूर्ति। तो दीदारगंज से प्राप्त जो यक्षिणी मूर्ति है वह भारतीय इतिहास का सर्वोत्तम मूर्ति मानी जाती है। तो ये तो आपके महत्वपूर्ण इस संदर्भ में जानकारी हुई। अब अगला आते हैं हम लेपाक्षी कला। जो लेपाक्षी कला है यह कला भी मुख्यतः विजयनगर साम्राज्य की ही कला है। लेपाक्षी कला के अंतर्गत क्या होता था, ठीक है, लेपाक्षी या लिपाक्षी कला, इस कला के अंतर्गत कहा जाता है कि इस कला शैली के अंतर्गत मुख्यतः
रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों को और उनके कथानकों को आधार बना के उनके महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रांकित किया गया, उनके महत्वपूर्ण घटनाओं को व्यक्त किया गया। तो ऐसे जो चित्रों को, ऐसे विषयों को, ऐसे आख्यानों को लेकर, ठीक है, लेकर जिस कला शैली का, जिस आर्ट का विकास हुआ उसे हम बेसिकली हम लेपाक्षी कला कहते हैं। यद्यपि इसके कथानक तो ज़्यादातर पौराणिक आख्यानों से लिए गए, तथापि इसमें अन्य अनेक सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष विषयों का भी समावेश किया गया। इसीलिए हम लेपाक्षी कला को हम मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष कला, एक सेक्युलर आर्ट के रूप में देखते हैं, एक सेक्युलर आर्ट के रूप में हम इसे देखते हैं। तो यह भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण आपका शैली है, महत्वपूर्ण एक प्रकार की इसमें हमको पद्धति प्राप्त हो रही है। तो लेपाक्षी जो है आपका मंदिर है, यह बेसिकली आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में स्थित है, वहाँ से हमको प्राप्त होती है। और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो भारतीय इतिहास में लेपाक्षी मंदिर बना है, ठीक है, इस मंदिर में जो नंदी की मूर्ति है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह नंदी की जो मूर्ति है वो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी मूर्ति है। यद्यपि अधिकांश विद्वान, ज़्यादातर जो विद्वान हैं वे यह मानते हैं कि जो तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर बना है, जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, इस मंदिर में जो नंदी की मूर्ति है वही भारत की सबसे विशालतम नंदी की मूर्ति मानी जाती है, उसे माना जाना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि भगवान शिव का जो सर्वोत्तम सबसे विशाल मंदिर भारत में है वो आपका तंजौर का मंदिर या बृहदेश्वर का मंदिर या राजराजेश्वर का मंदिर है, जिसे राजराज फर्स्ट ने बनवाया था। और याद रखिएगा, यद्यपि भगवान शिव की सबसे बड़ी अगर मूर्ति पूछेगा वर्तमान में, तो सबसे बड़ा मंदिर पूछेगा तो तंजौर का मंदिर हो जाएगा, लेकिन मूर्ति पूछेगा तो वो हो जाएगा कोयम्बटूर में जो अभी आदियोगी का मूर्ति बनाई गई है, भगवान शिव का आदियोगी स्वरूप का जो मूर्ति बना है, यह मूर्ति वर्तमान में पूरे विश्व का भगवान शिव का सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है, ठीक है, भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होती है इसमें, ठीक है। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने मुख्यतः प्राचीन काल के महत्वपूर्ण शैलियों की बात किया। अच्छा, इसी तरह एक देख लीजिए और शैली है, वह है विजयनगर में एक अन्य शैली है बोमलाट। अब बोमलाट क्या है? विजयनगर में जो छाया नाटक होते थे, उन छाया नाटकों को कहते थे बोमलाट। पूछेगा बोमलाट क्या है, तो उसे कहते हैं छाया नाटक। चलिए अब हम मुख्यतः आते हैं जो इस्लामिक शैली है, जो मध्यकाल में विकसित शैलियाँ हैं। तो मध्यकाल में मुख्यतः आपका मुस्लिम राज्य है, तो मुस्लिम राज्य के अंतर्गत जिस शैली का विकास हुआ उसको मुख्यतः हम इस्लामिक शैली के नाम से जानते हैं। इसमें इस्लामिक नियम कानूनों के तहत, इस्लामिक पद्धतियों के आधार पे, उसके स्थापत्यगत संरचना के आधार पे कला और शैलियों का विकास हुआ। इनमें यद्यपि इस्लामिक कला शैलियों के साथ साथ भारतीय कला शैलियों का भी सामंजस्य, एक प्रकार से सम्मिलन होता है। दोनों के सामंजस्य के फलस्वरूप, दोनों के सम्मिलित प्रक्रिया के फलस्वरूप इस कला शैली का विकास होता है। इसीलिए इस कला शैली को हम मुख्यतः इंडो इस्लामिक कला शैली भी कहते हैं। तो यह शैलियाँ मुख्यतः क्या हैं? यह मुख्यतः इंडो इस्लामिक शैली का भाग है। जो इंडो इस्लामिक शैली है, जिसे हिंदू इस्लामिक शैली कहते हैं, इस शैली में कुछ तो हिंदू शैली से लिया गया, कुछ चीज़ें हिंदू शैली की विशेषताएं के रूप में प्राप्त होती हैं, और कुछ जो हैं इस्लामिक शैलियों से लिया गया। तो दोनों को समन्वित करके इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ। जैसे हिंदू शैली से स्वास्तिक का चिन्ह, कमल का चिन्ह या कमल के प्रतीक, इसी तरह घंटियों का प्रयोग, सजावट के लिए अन्य पद्धतियों का प्रयोग, ये मुख्यतः हिंदू शैली से इसमें समाहित किया गया। जबकि इस्लामिक शैली के अंतर्गत मुख्यतः जो विशेषता थी वह तो एक तो था आपका मेहराब शैली, दूसरा गुंबद शैली, ये और बुर्ज या बुर्जी शैली है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में मानी जा सकती है। जो मेहराब शैली होती है, यह क्या होता है? तुर्की भवने का जो घुमावदार आधार होता है, ठीक है, वो कहलाता है मेहराब शैली। हम अभी जब आगे आपको पढ़ाएंगे मैप से तो उसकी चर्चा हम विकसित करेंगे। सामान्य जानकारी आप जान लीजिए कि जो मेहराब होते हैं
वे मेहराब तुर्की भवनों के घुमावदार आधार होते हैं। और ये जो आधार होते हैं, ठीक है, इनको इन मेहराबों को बनाने के लिए, जैसे आपने कभी तुर्की भवनों के मुख्य भवन को देखे या मस्जिदों के भवनों को देखिएगा, तो जो आगे का हिस्सा होता है यह मुख्यतः घोड़े के नाल नुमा होता है। ठीक है, ऐसे ही इसके भवन होते हैं घोड़े के नाल नुमा। तो यह एक प्रकार से जो है मेहराब शैली है। मेहराब के भी कई तरीके हैं। मेहराब अगर अंदर से नुकीला है तो ये घुमावदार मेहराब है, या इसको निकोले मेहराब कह सकते हैं। अगर मेहराब एकदम बिल्कुल सीधा है, सादा है, तो यह आपके सादे मेहराब हो गए। तो कुल मिला के मेहराबों के भी अलग अलग स्वरूप हैं, तो इसके कहते हैं मेहराब शैली। तो तुर्की भवनों की मेहराब शैली जो है मुख्य विशेषता मानी जाती है। दूसरा विशेषता मुख्य है गुंबद। गुंबद जो होते हैं ये बेसिकली तुर्की भवनों के चौकोर या अष्टकोणीय आधार जो होते हैं, चौकोर भवन या अष्टकोणीय भवन जो बनाए जाते हैं, इन भवनों का जो ऊपरी छत वाला भाग होता है उसको कभी उल्टा कटोरे नुमा कर देते थे, कभी उभरा हुआ कर देते हैं, कभी उत्तल भाग उत्तल की तरह बना देते हैं, जो कहलाते हैं उल्टा करके, वे कहलाते हैं गुंबद। ठीक है, यह गुंबद शैली के हैं। तो गुंबद शैली में आगे चल के दोहरे गुंबद का प्रयोग करना शुरू हो गया। ठीक है, तो दोहरे गुंबद का जो भारत में प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है वो आपका सिकंदर लोदी के मकबरे में प्राप्त होता है। सिकंदर लोदी के मकबरों में। और मुगलों में जो दोहरे गुंबद का पहली बार प्रयोग पूछेगा तो वो हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। मुगलों में हुमायूं का मकबरा, और सल्तनत काल में अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी, भारत पूछेगा सिकंदर लोदी। ठीक है, इसी तरह जो मेहराब का प्रयोग है, देखिए वास्तविक मेहराब का प्रयोग माना जाता है बलबन के मकबरे में किया गया है वास्तविक मेहराब का प्रयोग। ठीक है, तो मतलब इसके बहुत सारे स्वरूप हैं हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप देखिए वहाँ पे जो अलाई दरवाज़ा बनवाया गया, इसे हम तुर्की स्थापत्य का प्रारंभिक रूप से प्रारंभिक तुर्की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम नमूना मानते हैं, जिसका आधार घोड़े के नाल के नुमा है, तिकोने आधार पर बनाया गया है, जिसमें इस्लामिक कला की महत्वपूर्ण विशेषताएं हमको प्राप्त होती हैं। तो आगे टर्न पे हम इसको मैपिंग के थ्रू देखेंगे। दूसरा समझिएगा, जो आपका चंदो होता है, या चंदो क्या होता है, इस्लामिक भवनों का जो आगे का हिस्सा होता है। ठीक है, इस्लामिक भवनों का जो आपका आगे का हिस्सा है यह कहलाता है चंदोह। तो जो आगे का फ्रंट होता है इसको बोलते हैं हम चंदोह। ठीक है, इसी तरह देखिए अन्य शैली जो है छज्जा। छज्जा का मतलब होता है जो किसी छत का बाहरी भाग होता है, बाहरी निकला हुआ भाग होता है, उसको कहते हैं छज्जा। तो तुर्की भवनों में क्या था, आप देखे होंगे तुर्की भवनों में आगे चल के ऊपर रेलिंग लगा के आगे बढ़ जाते थे। आजकल भी हम इसका प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ हम लोग बेसिकली सादे रूप से बाहर निकलते हैं, कभी घरों के मकान के सामने 3 फीट 4 फीट हम ऊपर से आगे बढ़ जाते हैं चारों तरफ, जो पानी बरसात के मौसमों से बचाने के लिए, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं छज्जों का। तो एक प्रकार से निकला हुआ जो भाग होता है वो आपका छज्जा कहलाता है। जो सहतीर होता है यह एक प्रकार से जो तुर्की भवनों के जो स्तंभ होते हैं, ठीक है, तो तुर्की भवनों पे जो स्तंभ होते हैं और स्तंभ के साथ तुर्की भवन का जो मुख्य संरचना होती है, छत होती है, उनको दोनों को आपस में मिलाने के लिए हम सहतीरों का प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं सहतीर। जो बुर्ज और बुर्जी शैली है ये दोनों महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं। बुर्ज का मतलब होता है कि अगर कोई तुर्की भवन बनाया गया है, इस्लामिक भवन बना है और उसमें अगर मीनार का प्रयोग किया गया है, समझिएगा मीनार का प्रयोग किया गया है, तो अगर वह मीनार मुख्य भवन से सटा हुआ है, मुख्य भवन से सटा हुआ है तो वह आपका बुर्ज शैली है। ठीक है, तो जैसे कभी कभी देखे होंगे, अगर आप हुमायूं का मकबरा देखिएगा तो हुमायूं का जो मकबरा बना है मुख्य, इसी मकबरे से जुड़ा हुआ ऐसे ही आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका ऐसे ही मीनार निकाले गए हैं। जो मीनार हैं, यह मीनार जो है मुख्यतः मुख्य भवन से जुड़े हुए मीनार हैं। तो मुख्य भवन से अगर जुड़े हुए, देखिए इनकी टेरिटरी जो होगी, क्षेत्र होगा, इससे जुड़ा हुआ होगा, कनेक्टेड होगा। तो ऐसे हम शैली को कहते हैं आपका बुर्ज शैली। तो जिसमें मीनार मुख्य भवन से जुड़ा होगा वह बुर्ज शैली होगा, और जिसमें मीनार जो होगा मुख्य भवन से न जुड़ा हो और मुख्य भवन से अलग हो, स्वतंत्र हो, इसे हम कहते हैं स्वतंत्र मीनार शैली। जो आप ताजमहल देखेंगे तो ताजमहल में ध्यान दीजिएगा, ताजमहल में जैसे ये ताजमहल है मान लीजिए, ठीक है, हमको मैप थोड़ा कम बनाने आता है, तो जो आप देखिए ये है आपका मान लीजिए उसका धरातल हो गया। ताजमहल का धरातल जो है वो कुएं नुमा बनाया गया है, इसे बोलते हैं वेल शेप्ड। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब देखिए जो हमने कहा हुमायूं के मकबरे में यहाँ पे आपका देखिए वो था
क्या बोलते हैं, मीनार था। लेकिन यहाँ ताजमहल में आप देखेंगे तो ताजमहल का जो मीनार है वह इसको मुख्य भवन को नहीं टच करता है, या मुख्य भवन को नहीं टच करता, बल्कि ये मीनार यहाँ बनाया गया है। ठीक है, ये मीनार ऐसे ही बनाए गए हैं, तो 2 मीनार आगे 2 मीनार पीछे 4 मीनार। ठीक है, तो ये मीनार क्या है, देखिए मुख्य भवन से छोड़ के बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे शैली को हम कहते हैं स्वतंत्र मीनार शैली, ऐसे शैली को हम कहते हैं स्वतंत्र मीनार शैली। तो ताजमहल में स्वतंत्र मीनार शैली का प्रयोग हुआ है। पूछेगा ताजमहल के बारे में कौन से कथन गलत हैं, कौन से सही है, तो याद रखिएगा कि ताजमहल में स्वतंत्र मीनार शैली का प्रयोग किया गया है। अब जो बुर्जी होता है, बुर्जी क्या होता है कि जो तुर्की भवनों के ऊपर, ठीक है, तुर्की भवनों के मुख्य जो छत होता था, छत के ऊपर जो हम गुंबद बनाते हैं, इस गुंबद का जो आंतरिक भाग होता है, ठीक है, यह कहलाता है आपका बुर्जी, यह कहलाता है बुर्जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हाँ याद रखिएगा, ये बुर्जी शैली हो गया। तो महत्वपूर्ण शैली ऐसे। अच्छा, ब्रैकेट ताक क्या होते हैं, ब्रैकेट ताक का मूल तात्पर्य होता है कि तुर्की भवनों में या इस्लामिक भवनों के अंतर्गत इन भवनों में जो दीपक जलाने के लिए आले रखने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे बनाया जाता है, खासकर भवनों के कॉर्नर पे जो एक प्लेटफार्म जैसा बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रैकेट ताक। तो ब्रैकेट ताक मतलब होता है भवनों में दीपक या उजाले के लिए आले या दीपक रखने का जो स्थान होता है, जो प्लेस होता है, उसे हम कहते हैं ब्रैकेट ताक। पूछेगा ब्रैकेट ताक क्या है। और याद रखिएगा, मैंने एक चर्चा किया था कि वहाँ पे जो स्तूप बनाए गए साउथ में स्तूपों में भी खासकर उजाले के लिए वहाँ पे आर्यक मंच बनाए जाते थे। ठीक है, उजाले के लिए आपको वहाँ पे हमको आर्यक मंच के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और याद रखिएगा कि गुफाओं में जो ब्रैकेट ताक या गुफाओं में जो हमको आले रखने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, वह साक्ष्य हमको मिला है अपर पैलियोलिथिक, मतलब अपर पैलियोलिथिक एज है, जिसका समय लगभग 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो अपर पैलियोलिथिक एज की गुफाओं में पूरे विश्व इतिहास में पहली बार, ठीक है, आले रखने या दीपक रखने का साक्ष्य मिलता है। इसी से पता चलता है कि मतलब है कि तत्कालीन जो मानव था वह दीपक जलाता था, वह उसके अब धीरे धीरे अभ्यस्त हो चुका था। ठीक है, हड़प्पा काल में सड़कों के किनारे जो स्तंभ बनाए गए थे, वहाँ पे दीपक जलाने के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे रात्रिकालीन बाजार लगते होंगे, इसीलिए वहाँ पे दीपक उपक की व्यवस्था की गई थी। अगला आ जाइएगा, 4 बाग शैली और 4 मीनार शैली। तो अगर 4 मीनार बनाए गए हैं तो 4 मीनार शैली हो गया। और प्रायः क्या होते थे, प्रायः जो तुर्की भवन होते थे, इन भवनों के चारों तरफ बगीचे लगते थे, आगे पीछे और इधर। ठीक है, तो जो बगीचे लगाए जाते थे इसको कहते हैं 4 बाग शैली। 4 बाग शैली और 4 मीनार होते थे, बेसिकली उसे 4 मीनार शैली कहते हैं। भारत में 4 बाग शैली का और 4 मीनार शैली का, ठीक है, जो उदाहरण मिलता है, इसका मुख्यतः मुग़लों में इस शैली का जो प्रथमतः प्रयोग किया गया है वह हुमायूं के मकबरे में प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो हमको प्रथमतः प्रयोग मिलता है वह हुमायूं के मकबरे में प्राप्त होता है। अब इसी तरह आइए आगे एक महत्वपूर्ण उदाहरण है आपका जो है रौज़ा। रौज़ा एक इस्लामिक कला स्थापत्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद्धति है। रौज़ा का मूल तात्पर्य यह होता है कि जब ऐसी संरचना या ऐसी कलात्मक संरचना जिसके अंतर्गत जब मस्जिद और मकबरे को एक ही प्रांगण में बनाया जाए, ठीक है, तो ऐसी संरचना को हम कहते हैं रौज़ा। तो रौज़ा का उदाहरण जो होता है, जैसे एक ही अहाता हो, एक ही बाउंड्री के अंतर्गत आपका मस्जिद और मकबरा दोनों बन जाए, तो उसे हम कहते हैं रौज़ा। रौज़ा ताजमहल जो है वह भी रौज़ा का ही उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पे ताजमहल से थोड़ी दूर पे ही आपका एक मस्जिद बनाया गया है। और इसी तरह भारतीय इतिहास में रौज़ा का जो प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, रौज़ा का जो प्राचीनतम उदाहरण है वह इल्तुतमिश के समय बनाया गया, उसके पुत्र का जो मकबरा है, जिसे कहते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो भारतीय इतिहास में सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारतीय इतिहास में रौज़ा का प्राचीनतम उदाहरण है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। दूसरा, ये रौज़ा
का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास में जो उदाहरण है वह उदाहरण है आपका ताजमहल। ताजमहल को इसीलिए, ताजमहल का जो मूल नाम है, ताजमहल का जो मूल नाम है वह सबसे पहले हमको समकालीन स्रोतों में अगर जाएं तो याद रखिएगा कि अगर हम आधुनिक स्रोतों में देखें तो ताजमहल को ताजमहल नाम जो दिया गया है वो सबसे पहले यूरोपीय इतिहासकारों ने दिया है, यूरोपियों ने दिया है। इसके पहले समकालीन ग्रंथों में, समकालीन स्रोत मतलब है मुगल कालीन स्रोतों में कहीं भी ताजमहल का नाम नहीं है, याद रखिएगा। तो ताजमहल का नाम सबसे पहले यूरोपियों ने दिया है। ताजमहल के लिए जो तत्कालीन समकालीन ग्रंथों में स्रोतों में नाम का प्रयोग किया गया वह है रौज़ा-ए-मुनव्वर। तो ताजमहल का मूल नाम क्या है? रौज़ा-ए-मुनव्वर। रौज़ा-ए-मुनव्वर। रौज़ा मतलब होता है इस्लामिक संरचना जिसमें मस्जिद और मकबरा एक ही प्रांगण में बनाया जाता है, उसे रौज़ा कहते हैं। मुनव्वर मतलब होता है रोशनी, एज किसी के याद में, किसी के रोशनी के में बनाया गया जो संरचना होती है उसे कहते हैं रौज़ा-ए-मुनव्वर। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है उस काल में एक ग्रंथ लिखा गया है जो लाहौरी ने लिखा है। लाहौरी का है बादशाहनामा, ठीक है। लाहौरी का ग्रंथ है बादशाहनामा, ठीक है। तो बादशाहनामा में हमको ताजमहल का मूल नाम रौज़ा-ए-मुनव्वर मिलता है, ठीक है। ताजमहल का मूल नाम हमको रौज़ा-ए-मुनव्वर हमको प्राप्त होता है, याद रखिएगा, रौज़ा-ए-मुनव्वर, ठीक है। यह है अब्दुल हमीद लाहौरी, इनका पूरा नाम है अब्दुल हमीद लाहौरी। तो अब्दुल हमीद लाहौरी के ग्रंथ बादशाहनामा में हमको ताजमहल का पूरा नाम मिलता है आपका रौज़ा-ए-मुनव्वर पहली बार। और ताजमहल की जो मुख्य रूपरेखा बनाई गई है इसके लिए कुछ लोग कहते हैं यह वेरेजियो ने बनाया था, ठीक है। हाँ, तो कुछ अन्य लोग कहते हैं कि इसकी जो रूपरेखा है वह मुख्यतः लाहौरी ने बनाया था। तो इनके बारे में भी हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। एक उस समय समकालीन एक ग्रंथ लिखा गया है, ग्रंथ है जिसका नाम है, तो मैंने कहा कि जो ताजमहल के मूल संरचनाकार हैं जिनके लिए हमको उस्ताद हमीद लाहौरी का जो नाम मिलता है वो हमको मिलता है समकालीन एक ग्रंथ लिखा गया है जो हाफिज़ लुत्फ़ुल्लाह ममदीस का ग्रंथ है। हाफिज़ लुत्फ़ुल्लाह ममदीस का ग्रंथ है जिसका नाम है दीवा-ए-ममदीस, जिसका नाम है दीवा-ए-ममदीस, दीवा-ए-ममदीस, ठीक है। इस ग्रंथ में इसके मूल संरचनाकार का नाम उस्ताद हमीद लाहौरी हमको प्राप्त होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ, एक बादशाहनामा, एक दीवा-ए-ममदीस महत्वपूर्ण है। याद देखिएगा जो ताजमहल की संरचना है, ताजमहल की संरचना मूलतः हुमायूं के मकबरे से और एतमाद-दौला के मकबरे से प्रभावित मानी जाती है। इसीलिए हुमायूं के मकबरे और एतमाद-दौला के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें चूँकि सब इससे पहले हुमायूं का मकबरा बना है, इसीलिए हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। और यह मकबरा मुख्यतः हाजी बेगम ने बनवाया था, ठीक है। तो वह एक विधवा द्वारा बनवाया गया मकबरा है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ताजमहल एक आशिक का खिराज है तो जो हुमायूं का जो मकबरा है वह एक विधवा द्वारा, ठीक है, द्वारा अपने पति के लिए एक महबूबाना पेशकश के रूप में माना गया है। तो कुल मिला के इन दोनों का हमको वहाँ पे उल्लेख प्राप्त हो रहा है। दूसरा जो एतमाद-दौला का मकबरा है इसे हम बेबी ताज भी कहते हैं। एतमाद-दौला के मकबरा को हम बेबी ताज भी कहते हैं, इसका नाम है बेबी ताज एतमाद-दौला के मकबरा को। जबकि आगे चलकर जब औरंगजेब ने अपनी रानी रबिया दुर्रानी के लिए एक मकबरा बनवाया औरंगाबाद में, जो ताजमहल की भद्दी अनुकृति करके बनाया गया, लेकिन उतना ज़्यादा उसमें आर्टिस्टिक फीचर्स नहीं मिलते हैं, इतना ज़्यादा सफाई से नहीं बनाया गया है। इसीलिए
रबिया दुलानी के मकबरे को, जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, को हम मुख्यतः ताजमहल की भद्दी अनुकृति कहते हैं। ताजमहल की भद्दी अनुकृति या भद्दी नकल भी कहते हैं। तो बेबी ताज पूछेगा, एतमाद-उद-दौला का मकबरा आपका माना जाएगा। आगे समझिएगा कि ताजमहल जो हैं, मुग़लों में एक रानी का भी नाम है ताजमहल, और वह रानी है आपका बहादुर शाह ज़फ़र की। बहादुर शाह दूती जो बहादुर शाह ज़फ़र हैं, उनकी एक रानी का नाम भी था ताजमहल। उनकी एक रानी का भी नाम है ताजमहल। तो ये तो महत्वपूर्ण जानकारी हुआ। अब आगे आते हैं, 2-3 और महत्वपूर्ण तथ्य है। एक तो है आपका पिटाड्यूरा। पिटाड्यूरा एक इस्लामिक कला के अंतर्गत, यह तुर्की भवनों को सजाने की, उसको संवारने की, उसे स्थापत्यगत रूप से उसमें अलंकृत करने की एक पद्धति रही है। इसके अंतर्गत मुख्यतः बहुमूल्य पत्थरों को, बहुमूल्य वस्तुओं को, आदि को भवनों में जड़ दिया जाता है और या खोद कर भवनों में बना दिया जाता है। तो ये कुल मिला के जो होते हैं ये पिटाड्यूरा कहलाते हैं। पिटाड्यूरा के अंतर्गत ही जो पच्चीकारी है, पच्चीकारी के अंतर्गत क्या होता था कि पच्चीकारी के अंतर्गत मुख्यतः जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, बहुमूल्य आपके जो पत्थर हैं, जैसे आपका है असम है, लेजुलाइट है, इसी तरह सुलेमानी पत्थर है, जो अन्य महत्वपूर्ण और महंगे पत्थर आदि हैं, जब इनको हम मुख्यतः भवनों में सजावट के लिए, और जो लता बिटप की पत्तियां होती हैं, लताएं होती हैं, उनको जो हम मुख्यतः सजावट के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पच्चीकारी। ठीक है, इसे हम कहते हैं पच्चीकारी। जबकि जब हम जो चूने का प्लास्टर कर देते हैं और चूने के प्लास्टर पे खोद करके बहुमूल्य धातुओं को जड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं गच्चीकारी। तो ये आपका है पच्चीकारी, दूसरा आपका है गच्चीकारी। गच्चीकारी को इसीलिए गरीबों का सोना भी कहा जाता है। तो गच्चीकारी जो पद्धति है गरीबों का सोना है, जिसमें क्या करते हैं ये लोग चूने के प्लास्टर पे, ठीक है, उस पर खोद के कोई चीज़ें जड़ देते थे और जड़ने के माध्यम से उसको, उस कलाकृति को भव्यता प्रदान करने का प्रयास करते थे। तो इसे हम कहते हैं गच्चीकारी। तो पच्चीकारी, गच्चीकारी मुख्यतः इसमें ये महत्वपूर्ण बातें आपको देखने को मिलती है। दूसरा एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि वह है आपका, अच्छा हाँ, पच्चीकारी में आ जाइए। पच्चीकारी या पिटाड्यूरा अक्सर पूछता है। तो पच्चीकारी या जो पिटाड्यूरा का प्रयोग है वह भारतीय इतिहास में, ठीक है, भारतीय इतिहास में सबसे पहले उदयपुर के गोलमंडल में इसका प्रयोग किया गया है। पच्चीकारी का भारतीय इतिहास में सबसे पहला प्रयोग जो है वह उदयपुर के गोलमंडल में किया गया है। उदयपुर के गोलमंडल में किया गया है। जबकि अगर मुग़लों में पूछेगा पच्चीकारी या पिटाड्यूरा का प्राथमिक प्रयोग, तो आपका आंसर हो जाएगा एतमाद-उद-दौला का मकबरा। एतमाद-उद-दौला का मकबरा मुग़लों में सर्वोत्तम या मुग़लों में प्रथम इसका साक्ष्य है। जबकि मुग़लों में जो सर्वोत्तम साक्ष्य है आपका पच्चीकारी के उदाहरण का, वो आपका माना जाएगा ताजमहल। वह माना जाएगा आपका ताजमहल। ठीक है, तो ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे आइएगा, स्क्रीच शैली। स्क्रीच शैली का मतलब होता है कि जो यह तुर्की इस्लामिक शैली है, जिसमें तुर्की भवनों को मुख्यतः गोलाई प्रदान करने के लिए, राउंड शेप प्रदान करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं स्क्रीच शैली। इस शैली का प्रयोग हमको कुतुब मीनार में देखने को मिलता है। स्क्रीच शैली का प्रयोग जो होता है यह हमको कुतुब मीनार में देखने को प्राप्त होता है। अगला जो शैली है आपका एक महत्वपूर्ण शैली है, जिसे कहते हैं आरोही निक्षेप शैली। इसे हम मुख्यतः कहते हैं आरोही निक्षेप शैली। आरोही निक्षेप शैली को मुख्यतः हम स्टेलेक्टाइट, हम इसे स्टेलेक्टाइट हनी कोमिंग सिस्टम कहते हैं। स्टेलेक्टाइट हनी कोमिंग सिस्टम कहते हैं। इसका मुख्य प्रयोजन क्या होता है, इस पद्धति का जो इसे कहते हैं आरोही निक्षेप पद्धति।
इस पद्धति का प्रयोग हमको कुतुब मीनार में देखने को मिलता है। इस पद्धति का विशेषता क्या होती है, इस पद्धति से मुख्यतः जो छत के छज्जे निकले होते हैं, जो छत के छज्जे बाहर निकले होते हैं, इन छज्जों को जो मीनार होती है, इन मीनारों से संयुक्त करने के लिए कि छत के जो छज्जे हैं वह बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देते हैं और इनको मीनार से जोड़ने के लिए इसी आरोही निक्षेप पद्धति का प्रयोग करते हैं, जिसे स्टेलेक्टाइट हनी कोमिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे आपने जब देखा होगा कुतुब मीनार को, तो कुतुब मीनार का जो आर्किटेक्चरी है यह ऐसे ही गोलाई प्रदान करते की गई है, जिसमें स्क्रैच शैली कहा जाता है इसे। अब इसी शैली के अंतर्गत जो यहाँ पे आपका प्रत्येक देखेंगे, प्रत्येक मंजिला पे जो 5 मंजिला ऐसे ऐसे ही प्रत्येक मंजिला पे थोड़े थोड़े जो उसके छत हैं बाहर की तरफ निकले गए हैं। ठीक है, इन्हीं छतों को जोड़ने के लिए जो बाहर का छज्जा निकला हुआ है चारों तरफ से ऐसे ऐसे, इन्हीं छतों को जोड़ने के लिए आपस में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं हम हनी कोमिंग सिस्टम। ठीक है, हनी कोमिंग सिस्टम कहते हैं। नीचे वाले जो आपके मीनार हैं, मीनारों से टच करने के लिए जो उभरे बाहर भाग निकले हैं, इनको टच करने के लिए इसी शैली का प्रयोग किया जाता है। जो निप्रवण शैली होती है, निप्रवण को हम कहते हैं ढलवा दीवार पद्धति। कई बार पूछा गया है, यह है आपका ढलवा दीवार पद्धति, या इसे हम कहते हैं सलामी पद्धति। ढलवा दीवार पद्धति या कहते हैं सलामी पद्धति, जिसका नाम है निप्रवण। जो निप्रवण की शैली है यह मुख्यतः तुगलक स्थापत्य कला की विशेषता है। तो तुगलक स्थापत्य कला के अंतर्गत जो ये लोगों ने जो मुख्य भवनों के जो दीवारें बनाई, प्रायः जो इनके किले बनते थे, जो उनके दीवारें बनाई गई, वह मुख्यतः इसी ढलवा दीवार पद्धति या सलामी पद्धति के अंतर्गत बनाए गए। ढलवा दीवार पद्धति के अंतर्गत क्या करते थे, जो मुख्य लोग ऊपर सामने की दीवार बनाते थे, वह दीवार जो होता था, अब इसमें तो दर्शा नहीं जा सकता, वह दीवार 75 डिग्री पे होता था। तो यह जो दीवार थी, यह दीवार मुख्यतः सामने की तरफ बाहर की तरफ निकला होता था और बाहर की तरफ 75 डिग्री पे होता था। ठीक है, तो 90 डिग्री पे न होकर 75 डिग्री पे झुका होता था। इससे क्या होता था, इससे यह फ़ायदा होता था कि अगर कोई व्यक्ति दीवार फांदना चाहे, चढ़ना चाहे, तो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो उसको नीचे खींचेगा तो ऊपर नहीं जा पाएगा। इसीलिए इस पद्धति को, ये जो दीवार थी, यह दीवार सपाट या ऐसे न होकर दीवार ऐसे होती थी। बाहर की तरफ से दीवार थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ झुकी थी, 75 डिग्री पे होती थी, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर चढ़ना चाहे तो व्यक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स से इधर मिले तो व्यक्ति गिर जाए, चढ़ न पाए, आसान न हो उसके लिए। इसीलिए सलामी पद्धति या ढलवा दीवार पद्धति का प्रयोग हमको तुगलक स्थापत्य कला के अंतर्गत प्राप्त होता है। अगला आपका है कुफरी शैली और दूसरा आपका प्रमुख है अरबैस्क शैली। कुफरी शैली क्या है? कुफरी शैली जो होता है यह मुख्यतः यह भी तुर्की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण विशेषता है। तुर्की स्थापत्य कला के अंतर्गत जब तुर्की भवनों को सजाने के लिए मुख्यतः कुरान के आयतों का प्रयोग किया जाता था। कुरान के आयतों का जब प्रयोग करते थे, कुरान के आयत लिख देते थे, कुरान के अन्य बातें उसमें लिख दे दिया जाता था, कुरान के आयतें, तो उसे हम कहते थे कुफरी शैली। तो कुफरी शैली भी एक सजावट की पद्धति है और इसमें बहुत सारे लेख के रूप में तुर्की भवनों पे, चाहे ताजमहल को ले लीजिए, चाहे आप कुतुब मीनार को ले लीजिए, सब में आपको लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इनको कहा जाता है कुफरी शैली। और इसी में एक जुड़ा अन्य शैली है, उसको कहते हैं अरबैस्क शैली। अरबैस्क क्या है? अरबैस्क शैली का मतलब होता है कि जब तुर्की भवनों को अलंकरण करने के लिए, ठीक है, और इसको सजाने के लिए क्या करते हैं, इसमें ज्यामिति और वानस्पतिक, मतलब तुर्की के ग्रंथों में, उसके धर्मशास्त्रों में जो ज्यामिति बातें की गई, ज्यामिति आकार की बात की गई हैं उनको, और जो वानस्पतियों के बहुत सारे चित्र हैं, लता बिटप हैं, फूल पत्तियां हैं, और कुरान की आयत हैं, कुरान के पैनल हैं, कुरान की चौखटें हैं, जब इनको विशेष रूप से बना दिया जाए अलग अलग जगह पे, और ठीक है, तो एक प्रकार से जो अरबी लिपि है, अरबी लिपि ही इनके सजावट का एक माध्यम बन गई। इसके अंतर्गत ये सब अरबी लिपि के महत्वपूर्ण चौखट हैं, पैनल हैं, उनकी बातें हैं, उनके आयत हैं, जो कुरान की बातें हैं वो आयत कहलाती हैं। ठीक है, वो हर्फ मतलब अक्षर होता है। तो अब इनको ही कला शैली के रूप में प्रयोग कर देना, तो एक प्रकार से पूरा जो अरबी लिपि है उसी को इसके अंतर्गत समझिएगा, एक कलात्मक वे में, एक आर्टिस्टिक फॉर्म में इसका प्रयोग कर दिया गया, जिसे कहते हैं अरबैस्क शैली। अरबैस्क शैली में मुख्यतः जो
जो बातें की गई या जो पद्धतियों का प्रयोग हुआ उसमें मुख्यतः एक तो वनस्पति के बहुत सारे चित्र हैं, बहुत सारे फूल पत्तियों का चित्र हैं, बहुत सारे लता बिटप का चित्र बनाया गया, ज्यामितीय आकार के बहुत सारे चित्र बनाए गए, कुरान की आयत और पैनल के भी चित्र बनाए गए। तो सबको सम्मिलित रूप से मिश्रित रूप से कर दिया गया अरबैस्क शैली। इसमें जो भी, ठीक है, इसकी जो मुख्य विशेषता होती थी, जिसमें जो भी लता बिटप होते थे वो आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए होते थे और एक जो होता है दूसरे से निकलता हुआ दिखाई देता है और एक विस्तृत स्वरूप में दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं अरबैस्क शैली। अरबैस्क शैली का जो सजावट के रूप में प्रयोग हुआ है यह आपका ताजमहल में व्यापक रूप से हमको दिखाई देता है, ठीक है, और अन्य में भी दिखाई देता है, तो ताजमहल में ज़्यादा इसका प्रयोग मिलता है। अगला है आपका जो अन्य कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे एक है पांडुलिपि चित्र। तो पांडुलिपि चित्र का मतलब ये होता है कि जब किसी हस्तलिखित ग्रंथ को, ठीक है, हस्तलिखित ग्रंथ जो लिखे गए हों उनके कथानकों को आधार बना के उसे चित्रांकित किया जाए तो उसे कहते हैं हम पांडुलिपि चित्र, ठीक है। तो आप देखे होंगे प्राचीन भारत में बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए गए हैं जिसे ग्रंथ चित्र के रूप में देखते हैं। और बेसिकली जो मुग़लों में बहुत सारे जो हमको पांडुलिपि चित्र बनाए गए, ऐसे चित्रों में बहुत सारे ग्रंथों को चित्रांकित किया गया। जैसे एक बड़ा फेमस ग्रंथ था आपका हमज़ा, आप पढ़े होंगे, उसके चित्रांकन किए गए। इसी तहत एक महत्वपूर्ण जो पहला जो ग्रंथ है हस्तलिखित ग्रंथ है या पांडुलिपि ग्रंथ है उसे कहते हैं नेमतनामा, उसे कहते हैं मुख्यतः नेमतनामा। जो नेमतनामा मुख्यतः ग्रंथ है, इस ग्रंथ में, ठीक है, इस ग्रंथ में को मुख्यतः हम चित्रांकित किया गया। और यह ग्रंथ किसने लिखा है? यह ग्रंथ मुख्यतः बोस्ता याजिद ने लिखा है। यह ग्रंथ बोस्ता याजिद का ग्रंथ है जिसमें यह नेमतनामा जो ग्रंथ है यह मुख्यतः पाक शास्त्र का या पाक कला पर आधारित ग्रंथ है। मतलब इसमें खाने पीने से संबंधित बातों को और पद्धतियों का प्रयोग किया गया है, उसके जो चित्रांकन किया गया उसे हम नेमतनामा के चित्र कहते हैं, ठीक है। तो इसके हमको चित्र यहाँ पे मिले हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चित्र मिला है, दूसरा महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो है आपका तैल चित्र। जो आपके तैल चित्र हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो तैल चित्र होते हैं ये तैल चित्र मुख्यतः एक प्रकार से कि पहले चित्र बनाने से पहले तेल का लेप किया जाता था। तेल के लेप से फ़ायदा यह होता था वह चित्र ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व रहते थे, ज़्यादा दिनों तक संरक्षित रहते थे, वो जल्दी ख़राब नहीं होते थे। इसे हम कहते हैं तैल चित्र, जिसका प्राचीनतम उदाहरण जो हमको मिलता है तैल चित्रों का, यह अफ़गानिस्तान के बामियान से मिलता है। तो तैल चित्रों का प्राचीनतम उदाहरण हमको अफ़गानिस्तान के बामियान से मिलता है। और बामियान में ही महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति महात्मा बुद्ध की बामियान में थी, जिसे वहाँ के शासक मोहम्मद उमर ने तोड़वा दिया था, ठीक है। मोहम्मद उमर ने वहाँ के शासक ने तोड़वा दिया था। बामियान की जो मूर्ति महत्वपूर्ण इनकी मूर्ति है। और इसी तरह आ जाइए, एक और शब्द है मुलम्मा साज, ठीक है। जो मुलम्मा साज होते हैं ये क्या होता है, जब कभी चित्रों के ऊपर सोने की एक पतली सी परत लगा देते हैं या और जो सोने के ऊपर, ठीक है, जो एक जगह जगह पे बीच बीच में परत लगाते हैं, परत चढ़ाते हैं या पूरे परत चढ़ा देते हैं, उसे हम कहते हैं मुलम्मा साज। तो मुलम्मा साज मतलब होता है चित्रों के ऊपर सोने की परत लगाना। मुलम्मा साज जो होता है वह उसे चित्रों के ऊपर सोने की परत लगाने की पद्धति को कहते हैं। जबकि मुरक्का का मतलब होता है जो चित्रों का एल्बम होता है, जो चित्रों का एल्बम होता है जिस पे चित्र रखे जाते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं मुरक्का। पूछेगा मुरक्का क्या है, मुलम्मा साज क्या है। अगला यष्टिका है। यष्टिका का मूल तात्पर्य होता है जो जब कोई भी चित्रकार चित्र बनाता है तो आप देखे होंगे कि वो अपने विभिन्न रंगों को रखने के लिए और अन्य चीज़ों को रखने के लिए एक चौखट रखता है, उसमें छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। तो उन बॉक्सों को हम कहते हैं यष्टिका। उन बॉक्सों को हम कहते हैं यष्टिका, जिसमें चित्रकार विभिन्न चित्रों को, विभिन्न कलर्स को, अन्य चीज़ों को, अपने ब्रश वश आदि को रखता है, इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके चित्रकला की महत्वपूर्ण शैलियाँ रही है, जो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ नहीं हैं, जो हमने आपको मुख्यतः इसकी अभी चर्चा किया। तो हमने इसकी अभी महत्वपूर्ण चर्चा किया। अच्छा, इसमें एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि
जो यह छेछड़ी हमने अभी कला मूर्तियों की बात किया, यह छेछड़ियों के बारे में जो पहली जानकारी भारतीय इतिहास में मिलती है वह तमिल साहित्य शिलप्पदिकारम में मिलती है। यह छेछड़ियों के बारे में भारतीय इतिहास में पहली जानकारी तमिल साहित्य शिलप्पदिकारम में मिलती है, जो इलंगो आदिगल शाह ने लिखा है, और इसे तमिलों का इलियड भी कहते हैं, इसे तमिलों का इलियड भी कहते हैं। आधुनिक काल में जो महत्वपूर्ण कला शैली का विकास हो वो था गोथिक आर्ट। गोथिक आर्ट का मुख्य विशेष, गोथिक आर्ट मुख्यतः रोम से आई, रोम से यह यूरोप के अन्य भागों में आई और उसके बाद चल के विश्व के अन्य भागों को यह प्रभावित करती है, और यूरोपीय रेनेसां के साथ, यूरोपीय पुनर्जागरण की प्रक्रिया के साथ ही साथ क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हुए विश्व के अन्य भागों तक पहुँचती है। गोथिक कला की मुख्य विशेषता यह है कि गोथिक आर्ट में मुख्यतः दीवारों में, खिड़कियों में आदि में शीशे का प्रयोग किया गया प्राथमिक रूप से। और गोथिक आर्ट की सबसे बड़ी जो विशेषता वह यह है कि गोथिक कला में मुख्यतः दरवाज़ों को, खिड़कियों को और भवनों को स्प्लेंडेड दिखाने के लिए, भव्य दिखाने के लिए बड़े बड़े खिड़कियों का प्रयोग और विशाल दरवाज़ों का प्रयोग होता है। भवनों को दूर से भव्यता दिखाने के लिए इसकी आर्किटेक्चरी जो होती है वह एक प्रकार से भव्य होती है, एक प्रकार से शानदार तरीके से बनाया जाता है। और इसमें जो भी वस्तुओं का प्रयोग होता है वो चमकीले होते हैं, ज़्यादातर उसमें चमकीले, और ख़ासकर बेसिकली इनको एक प्रकार से स्प्लेंडेड फॉर्म में मॉडिफाइड किया जाता है। जितने भी आपको चर्च मिलते होंगे, ठीक है, और जितने भी महत्वपूर्ण प्राथमिक उदाहरण होंगे, खासकर ब्रिटिश काल के, खासकर आपका जो औपनिवेशिक काल है उस काल में जो महत्वपूर्ण भवन बनाए गए वो सब इसी शैली पे हैं। तो चाहे आपका महत्वपूर्ण आप भवन देख लीजिए, चाहे जैसे आप फोर्ट विलियम को देख लीजिए, या आप जो पहले आपका दिल्ली में जो संसद भवन बनवाया गया था वो भी गोथिक आर्ट का ही नमूना है। जितने भी चर्च बनवाए गए वे भी गोथिक आर्ट के नमूने हैं। इसी तरह अगर इलाहाबाद के इतिहास में देखिए तो आपका इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है वह भी गोथिक आर्ट का ही प्रमाण है। इसी तरह इलाहाबाद के महत्वपूर्ण चर्च सब गोथिक आर्ट में बनाए गए हैं। गोथिक आर्ट में मुख्यतः जो थे मेहराब के जो प्रयोग किए गए, आप देखेंगे जो बरामदे होते हैं बहुत ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, दरवाजे कई फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। इसी के बाद इसमें गुंबद शैली का खूब छोटे छोटे गुंबदों का प्रयोग किया गया। इसमें छतरी नुमा बहुत सारे आर्किटेक्चरी का प्रयोग किया गया, छतों को भव्य दिखाया गया। तो ये सब गोथिक आर्ट के ही मुख्यतः आपके प्रमाण हैं, ठीक है। तो ये सब जो आपके महत्वपूर्ण कला शैलियाँ हैं। अब एक अंतिम इस कड़ी में अंतिम जो आपका टॉपिक हुआ है नवकला आंदोलन। नवकला आंदोलन के मुख्य जो प्रणेता हैं वह मुख्यतः नंदलाल बोस और आर्यन टैगोर हैं। नंदलाल बोस और आर्यन टैगोर हैं। यह जो नवकला आंदोलन है यह मुख्यतः भारतीय चित्रकला शैली पर मुख्यतः यूरोपीय प्रभाव, याद रखिएगा, यह आंदोलन मुख्यतः भारतीय चित्रकला शैली पर यूरोपीय प्रभाव के फलस्वरूप उत्पन्न जो शैली है उसके अध्ययन से संबंधित है, उसके अध्यापन संबंधित है, उसके तकनीक को समझने की एक प्रक्रिया है। तो यूरोपीय कला के प्रभावों और उसकी भारतीय कला शैली के अंतर्गत पहुंच का जो अध्ययन करती है उसे हम कहते हैं नवकला आंदोलन। तो आज के लिए यहीं तक रहा। इसमें हम लोगों ने मुख्यतः अतीत काल से लेकर वर्तमान तक की महत्वपूर्ण शैलियों की चर्चा किया। अब इनका विस्तृत उल्लेख हम जब पार्टिकुलर टॉपिक्स आएंगे, जैसे मध्यकाल या प्राचीन काल की जब कला शैलियों का अध्ययन करेंगे तो इनके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस शैली के अंतर्गत ही अभी एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक छूट गया, वो भी देख लेते हैं। वह है आपका बड़ी थड़ी कला। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बड़ी थड़ी कला, बड़ी थड़ी जो कला है यह मुख्यतः किशनगढ़ की शैली है। यह मुगलकालीन एक शैली है। यह मुगलकालीन चित्रकला की एक विधा है जिसका विकास मुख्यतः जहांगीर के एक मनसबदार थे जिनका नाम है, जो किशनगढ़ में थे, ठीक है। तो उन्होंने ही मुख्यतः इस किशनगढ़ शैली को जन्म दिया। वे मनसबदार थे किशन सिंह। तो किशन सिंह के समय में, ठीक है, किशन सिंह के समय में ही समझिएगा इस शैली का विकास होता है। और इस शैली के अंतर्गत मुख्यतः
राधा कृष्ण की मूर्तिकला, राधा कृष्ण की चित्रकला को जन्म दिया गया। राधा कृष्ण के अनेक बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पे चित्र बनाए गए। इस कला शैली की जो मूल विशेषता जिसे बड़ी थड़ी कला कहते हैं, इस शैली की मुख्य विशेषता है कि इसको सबसे पहले याद रखिएगा, यह शैली कहाँ पे आई है? किशनगढ़ की शैली है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यह किशनगढ़ की शैली है, जो किशन सिंह के समय में इसको इसका उद्भव होता है, जो मुख्यतः जहांगीर के मनसबदार थे, लेकिन इस शैली का जो विकास हुआ वो जब किशन सिंह के उत्तराधिकारी हुए सावंत सिंह, महाराजा सावंत सिंह। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, और सावंत सिंह की उपाधि पूछा है, उनका नाम है नागरी दास। इस शैली का जो सर्वाधिक विकास हुआ वह नागरी दास के समय में हुआ, जबकि शुरुआत किसके समय में हुआ है? किशन सिंह के। तो किशन सिंह के समय में इसकी शुरुआत होती है, जबकि इसका सर्वाधिक विकास होता है सावंत सिंह, या जिसे कहते हैं हम नागरी दास। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उनके समय इसका विकास होता है। इस शैली के जो सर्वोत्तम चित्रकार हैं, ये भी पूछा गया है। सर्वोत्तम चित्रकार इस शैली के हैं निहाल चंद। इस शैली के सर्वोत्तम चित्रकार का नाम है निहाल चंद। इस शैली के अंतर्गत जो राधा कृष्ण की संकल्पना की गई, उसमें जो राधा का एक संकल्पना है, वह संकल्पना मुख्यतः बड़ी थड़ी के रूप में की गई। तो बड़ी थड़ी जो हैं, एक प्रकार से राधा कृष्ण के अटूट प्रेम संबंध को दर्शाने की एक प्रक्रिया है। और बड़ी थड़ी के अंतर्गत जिस नायिका की संकल्पना की गई, राधा के रूप से जिसका चित्र बनाया, उस नायिका का नाम है जीरन। क्वेश्चन पूछे, याद रखिएगा। बड़ी थड़ी के अंतर्गत जो राधा की संकल्पना की गई, वह संकल्पना मुख्यतः एक अर्धसुंदरी में वह अर्धसुंदरी थी जीरन नामक अर्धसुंदरी में यह राधा की संकल्पना करते हुए इसी के चित्र बहुत सारे चित्र बनाए गए। और जीरन जो थी, यह एक प्रसिद्ध कवित्री भी थी, और जीरन जो है रसिक बिहारी के नाम से कविताएं भी लिखती थी। याद रखिए, भी क्वेश्चन आएगा, किसके नाम से लिखती थी? रसिक बिहारी। तो इसमें रसिक बिहारी के नाम से जीरन मुख्यतः अपनी कविताएं लिखती थी। तो कुल मिला के राधा कृष्ण के प्रेम संबंध को लेकर, उनके अटूट संबंध को लेकर जो कृष्ण भक्ति की संकल्पना की गई, जो राधा कृष्ण की संकल्पना की गई, वही मुख्यतः बड़ी थड़ी कहलाती है। और इसी कला शैली के नाम पे से बड़ी थड़ी आंदोलन या बड़ी थड़ी कला शैली भी कहते हैं, जिसके मुख्य चित्रकार जो हैं वो निहाल सिंह हैं। ठीक है, वो निहाल चंद हैं, याद रखिएगा। तो यह आपके इस सेगमेंट के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस रहे हैं, जो ऐतिहासिक रूप से हमने इस पर चर्चा किया।